आज की जो वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं उस वीडियो का नाम होगा और इस टॉपिक का नाम होगा कंट्रोलिंग। जी हाँ, आपके क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज की पार्ट 1 का सबसे लास्ट वाला चैप्टर। तो तभी लगेगा ना जब हम ऑलरेडी क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। तो कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ये हमारे मैनेजमेंट का सबसे लास्ट फंक्शन है, लेकिन लास्ट नहीं है, ये नेवर एंडिंग फंक्शन है। जब यहां पे कंट्रोलिंग खत्म होगी तुरंत वहां से प्लानिंग शुरू हो जाएगी। कि असफलता ये बात बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। और जब बच्चा आपने प्रयास जब पूरे मन से नहीं किया तो इसका साफ साफ मतलब ये होगा जिस जगह पे आपने प्रयास नहीं किया उसको नेक्स्ट टाइमिंग में अब उस प्रयास को करने की कोशिश करो। असफलता हमें सिखाती है कि हमें क्या करना है। तो कहना है मैं तो आता हूँ स्कूल से, अच्छा 2 घंटा में 3 घंटा में सो जाऊंगा, 1 घंटा सो जाऊंगा या सो जाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं उठूंगी फटाक से, फिर तुरंत कुछ देर मोबाइल फोन भाई तो एक इंटीग्रल पार्ट हो चुका है। बिकॉज मोबाइल फोन से हम लोग ज्यादा इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड है। बिना उसके एक बार को सर आत्मा छूट जाए लेकिन मोबाइल ना छूटने पाए। अगर आपने जो टारगेट रखा था 1000 की जगह जब 950 हुए तो ये जो 50 की जो डेविएशन आ रही है, तो इन डेविएशन को कंट्रोल करने के लिए आप कौन कौन से करेक्टिव एक्शंस लेंगे, क्या लेंगे आप, कौन कौन से क्या लेंगे, करेक्टिव एक्शंस उठाएंगे, उसी को कहा जाता है सर एज अ कंट्रोलिंग। समझिएगा। तो एम्प्लॉय की मोटिवेट होने का बेटा सबसे बड़ा रीजन एक बात यही आती है। पहला पॉइंट क्या होता है कि पहले यू आइडेंटिफाई योर डिविजन, अपनी गलतियां, योर मिस्टेक्स। आप अपने मिस्टेक्स को, अपने डेविएशंस को आइडेंटिफाई करो, मैं गलती कर रहा हूं। ठीक है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग। अब ये जो है ये एक दूसरे से अलग नहीं है। ये वही हो गया सर कि शिव के बिना हरि अधूरे और हरि के बिना शिव, है ना। दोनों ही एक दूसरे के ही लिए बने हैं, न कोई किसी से बड़ा है न कोई किसी से छोटा है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन भी आपके अपने चैनल कॉमेट हब पर। तो बच्चों, आज की जो वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं उस वीडियो का नाम होगा और इस टॉपिक का नाम होगा कंट्रोलिंग। जी हां, आपके क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज की पार्ट 1 का सबसे लास्ट वाला चैप्टर, और यूं कह लें कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जो सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर, इसका नाम क्या होता है, कंट्रोलिंग। हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये वीडियो बच्चा पूरा बेसिक तरीके से क्या होगा, आपके पास एक 1 शॉट वीडियो होगा जहां पे आपको एक ही वीडियो में आपके कंट्रोलिंग के मीनिंग के बारे में, कंट्रोलिंग के फीचर्स के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में, एंड लास्ट कंट्रोलिंग प्रोसेस के बारे में हम सब लोग आज इसी वीडियो में एक वीडियो में प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग को और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस तुरंत आप यहीं रहिए और बाकायदा सीट बेल्ट बांध के प्रॉपर तरीके से क्या हो जाइए, बैठ जाइए। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं आज का चैप्टर, उसका नाम क्या होगा, कंट्रोलिंग। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है बेसिकली हम उसमें क्या करने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, उसका नाम है, समझो कि क्लास 12 के सबसे लास्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में उसका नाम होता है कंट्रोलिंग। अभी तक आप लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग पढ़ लिया कि प्लानिंग क्या होता है सर, प्लानिंग किस तरीके से कंपनियां करती हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फ्रॉम होम टू डू, क्या करना है, कैसे करना, किसके लिए करना है। उसके बाद फिर आपने प्रॉपर तरीके से क्या पढ़ा, जिस पर आपने प्लान बनाया था उस प्लान के अकॉर्डिंग आपने क्या कर दिया, अपने वर्क को डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एज अ डिसेंट्रलाइज कर दिया। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सर टॉप लेवल से लेकर के लोअर लेवल तक सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद आपने क्या कर लिया सर, प्रॉपर तरीके से कंपनी में कुछ स्टाफ की रिक्वायरमेंट जरूरत थी। भाई स्टाफ मतलब सर एक राइट पर्सन जिसके पास राइट नॉलेज होगा, राइट स्किल होगा, उसको राइट प्लेस पे अवेलेबल करा देंगे। एक बार जब ये चीजें अवेलेबल हो जाएगी तो कंपनी किसके बारे में सोचती है, तो सर सोचेगी सर कि भाई अब लोगों को डायरेक्शन दिया जाए, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, लीडरशिप वाली भूमिका में लेकर के आया जाए। और उसके बाद लास्ट में जो पॉइंट आता है सर उसका नाम होता है कंट्रोलिंग। अब सर कंट्रोलिंग क्या है, सुनिएगा। कंट्रोलिंग सर आपने जो स्टार्टिंग में प्लान बनाया था उस प्लान के अकॉर्डिंग आपने अपना वर्क डन किया या नहीं। जो आपने गोल डिसाइड किया था प्लानिंग वाले सिस्टम में, उसके हिसाब से आपके गोल अभी तक अचीव हो पाए या नहीं हो पाए। क्या आपके गोल अचीव नहीं हो पाए या गोल अचीव हो गया। अगर नहीं हो पाया तो बेटा डेविएशंस क्या क्या थे, डेविएशंस मतलब प्रॉब्लम्स बीच में क्या थी। उन प्रॉब्लम्स को पहली बात तो आइडेंटिफाई करना, और प्लस वो प्रॉब्लम्स किस रीजन से हो रही हैं उसको भी आइडेंटिफाई करना। इन चीजों को देखना, समझना, प्लस पे एनालिसिस करना, ये सारा का सारा काम कंट्रोलिंग का होता है। कंट्रोलिंग बस कोई डेविएशंस नहीं बताता, वो डेविएशंस इन फ्यूचर में हमारे साथ ना हो, हमारे पास या इन फ्यूचर में हम लोग साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन में ना होने पाए, तो सर ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो कंट्रोलिंग हमें वहां पे टेकिंग करेक्टिव मेजरमेंट्स लाके देगा। मतलब हमें वो रास्ता बताएगा, बच्चा ये काम गलत है, यही काम हम गलत कर रहे हैं, इस वजह से हमारे ऑब्जेक्टिव या गोल अचीव नहीं हो पा रहे हैं। तो बच्चा कंट्रोलिंग नाम समझ रहे हैं, उसमें कंट्रोल करना नाम। कंट्रोल मतलब यहाँ पे डराना नहीं है। कंट्रोलिंग मतलब हो गया कि आपको एक साथ लेकर के चलना होगा और एक साथ लेकर के अपने गोल को अचीव करना होगा, चाहे गोल क्यों नहीं अचीव हो पा रहे हैं, गोल ना अचीव हो पाने के रीजंस क्या क्या हैं, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना, एनालिसिस करना, ऑब्जर्व करना और रिजल्ट आपके सामने प्रेजेंट करना। यही काम किसका होता है, कंट्रोलिंग का होता है। तो आइए बच्चा शुरू करते हैं कंट्रोलिंग के बारे में। तो भाई देखो कंट्रोलिंग क्या कहता है। कंट्रोलिंग पहला बात जो साफ साफ स्टेटमेंट दे रहा है वो ये कह रहा है
कि सर कंट्रोलिंग इज डिफाइंड एज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। आपने अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, अगर आपने कोई प्लान डिसाइड किया था, उस प्लान के हिसाब से आपके गोल इफेक्टिवली अचीव हो पाए या नहीं हो पाए। अगर नहीं हो पाए तो उसके पीछे रीजंस क्या थे। दूसरा पॉइंट समझिएगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग। ये कौन सा प्रोसेस है बच्चा? ऐसा कंपेयर करने का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, जो पहले से आपने स्टैंडर्ड प्रॉपर तरीके से क्या किया हुआ है, डिटरमाइन करके रखा हुआ है। एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, और उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से करेक्टिव एक्शंस लीजिए कि आर एनी डेविएशंस टू इंश्योर दैट अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में जो डेविएशंस आ रहे हैं, उन डेविएशंस को सॉल्व आउट करना है, उन डेविएशंस को हटाना है। तो कैसे हटाना होगा, आइए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। बच्चा देखो, अब समझो यहां पे प्रॉपर तरीके से कि सर हमारे पास यहां बना हुआ है एज अ कंट्रोलिंग, ठीक है। अब कंट्रोलिंग का जो सबसे पहला जो पार्ट होता है सर, वो होता है कि सर जो आपने प्रॉपर तरीके से पहले जो क्या किया था, जो प्लान किया था, और एक्चुअल में जो आपके पास रिसीव होकर के आ रही है। एग्जाम्पल समझेगा कि सर अगर आपने 2025 एज अ अप्रैल में ये डिसाइड किया था कि भाई मुझे 1000 यूनिट्स की एज अ मुझे गुड्स का प्रोडक्शन करना है, क्या करना है, एज अ 1000 गुड्स का प्रोडक्शन करना आपको है, ठीक है। एक है उनका, कब करना होगा सर, विद इन 6 मंथ, मतलब टोटल के टोटल देखा जाए तो आप इसको 6 महीने में प्रॉपर तरीके से आप गोल को अचीव करने वाले। कौन से गोल को? इस 1000 यूनिट्स को बनाने के लिए, ठीक है। इसको बंद कर लिया। अब आप देखोगे कि सर मान लीजिए अगर 1 अप्रैल 2025 को कंपनी ने डिसाइड किया कि मुझे 1000 बनाने हैं 6 महीने में, तो भाई थोड़ा जोड़ो कि अप्रैल से कितना हो जाएगा, अप्रैल हो गया ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब कंपनी सर आती है इसने इस वाले प्रोग्राम में, और यहां पे क्या करती है, इसको कवर करती है कि सर अगर हम एक मान लीजिए कि 1 नवंबर 2025 को कंपनी एक तरीके से कवर कर रही है कि सर कंपनी डिसाइड किया था कि हमारे पास कितने आएंगे, टारगेट 1000 के थे, और कंपनी के जो गोल अचीव हुए वो हुए केवल 950 यूनिट्स के। अब कंपनी का गोल एक्चुअली में था बच्चा कितना, उनकी जो कंपनी का गोल था वो था 1000 का, और कंपनी रिसीव कितना कर रही है, 950। अब इनके बीच में सर कंपनी कितना रिसीव नहीं कर पाई, तो प्लानिंग तो आपका 1000 था, लेकिन अचीव आप कितना कर पा रहे हो, 950 कर पा रहे हो। ये जो 50 का ये जो डेविएशन हो पाया, तो इन डेविएशंस को आप फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो अगर आप सोचो कि आपने अगर कंट्रोलिंग नहीं की होती तो कंट्रोलिंग ये बता पाता क्या, या कोई भी कंपनी बता पाती है कि हमको डेविएशन कितना हो रहा है? तो आप जब कोई डिफरेंस निकालते हो ना कि जो हमने प्लानिंग किया था उस प्लानिंग के हिसाब से हमारा कितना रिजल्ट आया, उस रिजल्ट्स को मेजरमेंट करना, इवेल्युएट करना, आइडेंटिफाई करना, यही काम कहलाता है सर हमारा क्या, कंट्रोलिंग। याद रखिएगा, कंट्रोलिंग क्या है बच्चा, एक ऐसा प्रोसेस, ऐसा फंक्शन है जिसका काम सर क्या होता है कि आपको डराना नहीं होता है। आपको डराना बल क्या होता है, एज अ साथ मिल करके काम करना होगा। क्या होगा, एज अ साथ मिल करके आपसे काम कराएगा। आई बात समझ में? मतलब हम आपको डरा नहीं रहे भाई, डेविएशन ठीक है। अब मान लेते हैं सर कि हमारे कंपनी को 50 की डेविएशन आ गई। कितने डेविएशन आ गई, ये 50 की हमारे कंपनी पर डेविएशन आ गई। तो भाई ये डेविएशन क्यों आया, इसके पीछे रीजंस क्या थे? अब इसके पीछे कई तरीके के रीजन हो सकते हैं, समझिएगा। सर हमारे पास हो सकता है कि सर जो लेबर थे वो हमारे पास सफिशिएंट नहीं थे। हमारे पास सर एक प्रॉब्लम और हो सकती है, वो क्या कि सर हमारे पास जो फाइनेंस की प्रॉब्लम होगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी सर, हो सकता है सर कि वो रॉ मटेरियल ही हमारे पास बेटर क्वालिटी का ना हो और कम हो हमारे पास। तो एक तरीके से ये भी चीजें हो सकती हैं। तो जब आप इन तीनों को मेजरमेंट आप कैसे कर पाओगे, ये आइडेंटिफाई आप कैसे करके लाओगे? भाई लेबर काम नहीं कर रहे हैं, फाइनेंस काम नहीं कर रही है, या रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो सर ये हमें पता कैसे लगेगा? तो हमें पता तो तभी लगेगा ना जब हम ऑलरेडी क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। तो कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ये हमारे मैनेजमेंट का सबसे लास्ट फंक्शन है, लेकिन लास्ट नहीं है, ये नेवर एंडिंग फंक्शन है। जब यहां पे कंट्रोलिंग खत्म होगी तुरंत वहां से प्लानिंग शुरू हो जाएगी। मतलब कहते हैं वो एक ट्रेड साइकिल तरीके से चलती रहती है ना, वो बकायदा उस तरीके से ये भी सर सिस्टम है। ठीक, कंपनी ने जर्नल बनाया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया, फिर वापस कंपनी जर्नल बनाएगी, लेजर बनाएगी, ट्रायल बैलेंस बनाएगी, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ जाएगी। तो बच्चा समझिएगा उसी तरीके से हमारे कंपनी में भी कंपनी क्या कर रही है, प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइज कर लिया, फिर आपने स्टाफिंग कर लिया, डाइटिंग कर लिया, और लास्ट में आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। और जब एक बार आपको पता लग गया कि सर हमारे कंपनी में इस तरीके से क्या है, कुछ डेविएशंस जो निकल करके आ रहे हैं, तो वो डेविएशंस कितने के हमारे पास आ गए, कंपनी के पास 50 तरीके के डेविएशंस आए। अब इन 50 को आइडेंटिफाई करना है। तो जब कंपनी ने मेजरमेंट किया, एनालिसिस किया, तो पता लगा सर कि कंपनी ने टारगेट तो सही रखा था, लेकिन कंपनी ने उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर तरीके से फाइनेंस की अवेलेबिलिटी नहीं की थी।
फाइनेंस कम पड़ गया था। तो हमें रीजंस कैसे नहीं मिलेंगे? तो जब तक हम कंट्रोलिंग को मेजरमेंट नहीं करेंगे तब तक कंपनी को कोई भी गोल अचीव होने वाला नहीं है। तो हमारे पास का ऑप्शन क्या निकल के आ गया बच्चा कि फाइनेंस की प्रॉब्लम की वजह से ये 50 के हमारे पास क्या हो गए? डेविएशंस आ गए। तो डेविएशंस को आइडेंटिफाई करना, सोचो आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो टाटा हो, रिलायंस कंपनी हो, आदित्य बिरला कंपनी हो, ग्रुप हो, हमारा टाटा महिंद्रा ग्रुप हो, हर तरीके की कंपनियां अवेलेबल हैं। महिंद्रा ग्रुप कंपनी है। सोचो क्या इन लोगों ने मेजरमेंट नहीं किया होगा? क्या इन लोगों ने गलतियां नहीं की होंगी? और अगर गलतियां की होंगी तो क्या उन्होंने उस गलतियों से सीखा नहीं होगा? गलतियों से सीखा होगा ना, तब तो जाकर के आज एक सक्सेसफुल कंपनी बनी है। तो बिजनेस का सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र यही तो कहता है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर देखो सबसे पहली बात बताता हूं कि एक समझो, अगर आपके संग असफलता हुई ना, तो इसका मतलब आपने जो अपना प्रयास किया था वो पूरे मन से नहीं किया था। कहते हैं ना, एक एग्जैक्ट कोट कहा गया कहीं कि असफलता यह बात बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। और जब बच्चा आपने प्रयास जब पूरे मन से नहीं किया तो इसका साफ साफ मतलब यह होगा कि जिस जगह पे आपने प्रयास नहीं किया उसको नेक्स्ट टाइमिंग में अब उस प्रयास को करने की कोशिश करो। असफलता हमें सिखाती है कि हमें क्या करना है। सफलता एक समय में हो सकता है कि आपको इसके ऊपर उठा दे, आप थोड़ा अपने आप में एक ओवर कॉन्फिडेंस में आप एक बार आ जा रहे, हमारी कंपनी चल तो रही है, हमारी कंपनी काम कर तो रही है, ठीक है, लेकिन बार बार अपने आप को एनालिसिस करती है। कंट्रोलिंग फंक्शन को हमें यह नहीं बताता कि डेविएशन निकालना है। कंट्रोलिंग फंक्शन हम लोग के रियल लाइफ में भी हम लोग को एक एग्जाम्पल देकर के जाता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई इट एंड हाउ टू डेविएशन, आप कैसे हाउ टू कंट्रोल डेविएशन। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, फर्म में, आपके रियल लाइफ में अगर डेविएशन आ रहे हैं तो क्या वो डेविएशन चलने दें? उन डेविएशंस को, प्रॉब्लम को सॉल्व ना करें। आपने किसी से लोन लिया हुआ है, आप उसका इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो। तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? महीने महीने के 50-50 हजार रुपए कमाने के बाद भी अगर आपको लोन लेना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं की गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जिनकी इनकम दिखाई गई कि वो महीने के 5-5, 6-6 लाख रुपए महीना कमाते हैं और 10-15 दिन के या 20 दिन के अंदर उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर बाकी के जो 10 दिन होते हैं वो लोन कर्जे पे चले जाते हैं। और एक बंदा वो होता है जो नॉर्मली 20 से 25 हजार का जिंदगी काट रहा है, 5 से 6 हजार रुपए हर महीने अपने परिवार के लिए और अपने लिए कुछ ना कुछ पैसा डिपॉजिट कर रहा है, सेविंग कर रहा है, और वो 25 हजार वाला बंदा उस 5 लाख वाले बंदे से ज्यादा खुश है। तो रीजंस क्या है? ये डिपेंड हम करके हमको बता रहे हैं कि कंट्रोलिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमारी लाइफ हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो, फर्म हो, कंपनी हो, चाहे कुछ भी हो। तो आप बात समझ गए? तो कंट्रोलिंग एज ए रिफर्स दैट एज अ आपको डेविएशंस निकालेगा किसके बीच में? आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस में। क्या आपने प्लानिंग किया था और प्लानिंग के हिसाब से आपके पास वो गोल अचीव हुए या नहीं हुए, एक्चुअल में आप रिसीव कर पाए या नहीं कर पाए, उसे क्या कहेंगे? ऐसा कंट्रोलिंग कहेंगे। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अब देखिएगा। आप चाहे अब देखिए इसमें पॉइंट क्या कहता है। अब हमारे पास क्या है सर, फीचर्स क्या आता है। एक बार आप चाहें तो आप इसका एक बार वीडियो ले सकते हैं छोटा पॉइंट समझने के लिए, तो आपके लिए थोड़ा इजी भी हो जाएगा, आसानी भी हो जाएगी। अब हम लोग अगर आगे चलेंगे तो आगे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम उसको प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब देखिए, अब इसे पॉइंट क्या कहता है? कहता है सर कि हमारे कंट्रोलिंग के फीचर्स क्या होंगे। तो कंट्रोलिंग आपको समझ आपको आ गया। तो कंट्रोलिंग क्या है? प्री डिटरमाइंड गोल, जो आपने पहले स्टार्टिंग से डिसाइड किया हुआ था कि आपका गोल क्या होगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उन गोल और उन ऑब्जेक्टिव्स को कितने टाइमिंग में कैसे अचीव कर सकते हैं, और उसको अचीव करने के लिए हमारे पास कौन कौन से हमारे पास ऐसे रूल्स होंगे, कौन कौन से हमारे पास टूल्स होगा जिनसे उन डेविएशंस को कंट्रोल किया जा सके। तो बच्चा याद रखिएगा, जैसे दो सगे भाई है ना, प्लानिंग हम लोग 2 भाई हो गए या कोई 2 बहनें से हो गई, तो जो एक दूसरे से भिड़ते नहीं है क्योंकि वो एक के बदले दूसरा पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो क्या होती है, वैसे कंट्रोलिंग और प्लानिंग भी होती है। हम लोग जो पढ़ने वाले समझने वाले इसी के बारे में समझेंगे। कंट्रोलिंग सर हमको कंट्रोल करने आती है, लेकिन कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं होता कि वो हमें डराने आ रही है। कंट्रोलिंग का मतलब हमें साफ साफ बस ये बताने आई है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को इफेक्टिवली अचीव कर पाएगी। आपको अपने गोल अचीव करने में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही हैं, और अगर उस गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। एग्जांपल समझिएगा, आपने डिसाइड किया कि सर भाई मुझे 95% मुझे क्या चाहिए, एग्जाम में चाहिए। अब 95% आपने गोल डिसाइड कर लिया, आपका जो रिजल्ट आया वो आया 85%। तो ये 10% का डेविएशन क्यों आया? इसका मतलब सर कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हुआ है। उस मिस्टेक को आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? तो थ्रू कंट्रोलिंग आप कर पाएंगे। और अगर आपने टारगेट ये रखा था कि भाई मेरा सर पास हो जाए, और आप एक्चुअली में पास हो गए, तो फिर वहां पे आपका कोई गोल डिसाइड था ही नहीं। तो जब तक गोल डिसाइड नहीं होगा तो कंट्रोलिंग वहां पे एक्टिव नहीं होगी। तो जब कंट्रोलिंग करना होगा तो आपके पास गोल होना चाहिए। अब उस गोल के हिसाब से आपको उस पर वर्क करना होगा, और प्रॉपर तरीके से आप कंट्रोलिंग करेंगे, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, प्रॉपर तरीके से फंक्शंस को इंप्लीमेंट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, आपके गोल क्या होंगे? सक्सेसफुली अचीव हो जाएंगे।
आइए समझिए क्या कहता है। पहला पॉइंट कहता है सर गोल ओरिएंटेड। जितने भी सारे हमारे अभी तक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में थे, चाहे हमारे वो प्लानिंग थे, कंट्रोलिंग थे, डाइटिंग थे, बच्चा इसमें आपको कुछ फीचर्स होंगे बिल्कुल सेम सेम मिल जाएंगे। तो आपको खाली अगर प्लानिंग भी क्या था, गोल ओरिएंटेड था, प्लानिंग भी क्या था, परवेसिव था, प्लानिंग भी क्या था, कॉन्टिन्यूअस था, ऑर्गेनाइजिंग भी सेम, ये तीनों थे, डाइटिंग भी तीनों ऐसे ही थे, स्टाफिंग भी तीनों यही थे, कंट्रोलिंग भी तीनों सेम ऐसे ही हैं। तो आपको फीचर्स में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक छोटा सा खाली एक कॉन्सेप्ट याद करना है कि 3 अगर हमने याद कर लिए किसी तरीके से तो हर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के तीनों फीचर हमको याद हो जाएंगे। 1-2 होगा तो आगे पीछे सर देख के उसको याद कर लिया जाएगा। तो 4 नंबर मार्क्स वाले में सर फीचर हमारा ऐड हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये फीचर जो है 3 नंबर ज्यादा आएगा नहीं, तो 3 ही पॉइंट आपको चाहिए और 3 पॉइंट नंबर आपको अच्छे से मिल चुका है। ठीक है, अब देखिए कंपनी कहती है कि द प्राइमरी एम ऑफ कंट्रोलिंग इज टू इंश्योर दैट कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, इट मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल एंड हाइलाइट्स डेविएशंस अलाउइंग फॉर द करेक्टिव एक्शन। अब कंपनी अपने गोल को अचीव करना चाहती है। कंपनी ने जो डिसाइड किया था भाई कि ठीक है सर हम 1000 यूनिट्स की मार्केट में क्या करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में जाते जाते सर अगर 900 ही अगर कुल यूनिट्स क्या होंगे, अगर मार्केट में अगर हमारे पास सेल होंगे तो इसका मतलब सर ऑलरेडी क्या होगा, ये जो 100 के डेविएशंस आ रहे हैं इन 100 के डेविएशंस को ही आइडेंटिफाई करना है ना। इन 100 डेविएशंस को क्या करेगी कंपनी, करेगी आइडेंटिफाई करेगी और ये देखेगी कि ये जो 100 हमारे पास ये जो डेविएशंस निकल के आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इसको कैसे हटा सकते हैं कि इन फ्यूचर में हमारे पास उस तरीके के डेविएशंस ना आ पाए। इसलिए कंट्रोलिंग का सबसे पहला जो फीचर होता है वो ये देखता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी तरीके का कोई डेविएशन आ रहा है, उन डेविएशन को कैसे हम उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, कैसे उसे हटा सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, गोल ओरिएंटेड फंक्शन होगा। तो आपको अगर कंट्रोलिंग करना होगा तो आपके पास होना चाहिए गोल, आपके पास होना चाहिए ऑब्जेक्टिव जिसको आप अचीव करना चाहो। आइए सेकंड नंबर पॉइंट क्या करता है कंपनी, सर परवेसिव है। परवेसिव क्या सर, कंट्रोलिंग की जो जरूरत है, कंट्रोलिंग जो रिक्वायरमेंट बस केवल सर टॉप लेवल के पास नहीं होती है, वो मिडिल लेवल को भी रिक्वायरमेंट होगी, वो लोअर लेवल को भी रिक्वायरमेंट होगी। और मजे की बात सर, एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो किसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, फर्म हो, कंपनी हो, हर जगह पे एक चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसकी नाम क्या होती है, कंट्रोलिंग। बिना कंट्रोलिंग के सर आपको पता लगेगा ही नहीं कि भाई हमने क्या अचीव किए, क्या अचीव नहीं कर पाए। टारगेट रखे थे सर 90% का, हम लेकर के आ रहे हैं 70%, तो सर 20% का डेविएशन कैसे हमको पता लगा। जब हमने मेहनत 90% की थी और हमारा 70% हमको निकल के आ रहा, तो उसके पीछे रीजंस क्या क्या थे, किन किन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उस 20% को अचीव नहीं कर पाए। आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे एक दिन में 10 पेज लिखने हैं और आप प्रॉपर तरीके से कुल 6 या 7 पेज ही लिख पा रहे हो, तो वो डेविएशंस किस बात की कि आप 3 पेज और नहीं लिख पा रहे हो, जिसकी वजह से आप डेली डांट खा रहे हो अपने स्कूल में आकर के। चाहे वो आपके टीचर हो, सब्जेक्ट टीचर हो, चाहे वो आपके क्लास टीचर हो, वो आपको हमेशा डांट रहे हैं। तो भाई आपके पास वो डेविएशंस क्यों आ रहे हैं, तो उन डेविएशंस को आप आइडेंटिफाई करोगे ना। ये सोचोगे ना यार मैं तो आता हूँ स्कूल से, अच्छा 2 घंटा में 3 घंटा में सो जाऊंगा, 1 घंटा सो जाऊंगा या सो जाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं उठूंगी तो फिर हटाक से फिर तुरंत कुछ देर मोबाइल फोन, भाई वो तो एक इंटीग्रल पार्ट हो चुका है, बिकॉज मोबाइल फोन से हम लोग ज़्यादा इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड हैं। बिना उसके एक बार को सर आत्मा छूट जाए लेकिन मोबाइल ना छूटने पाए, है ना। ये आज की डेट में जनरेशन ऐसा हो चुका है, सबका हो चुका है। ऐसा नहीं कि बस मैं बोल रहा हूं तो मेरे पास नहीं, बिल्कुल सर। अब मैं अगर बैठा हूं ना तो मैं अपने से ज्यादा पहले अपने मोबाइल की फिक्र करता हूं, भाई मोबाइल कहां गया, अच्छा हाँ यहाँ पे है तो उठा लिया, ये ऐसे करते हैं। क्योंकि आज का पॉइंट ऑफ व्यू और आज का जो पूरा जो नेचर और जो पूरा माहौल बना हुआ है कुछ इसी बिहाफ पे ऐसे ही तरीके से बना हुआ है। अब कंट्रोलिंग क्या करता है, तो कंट्रोल सोचेगा वो मेजरमेंट। तो कंट्रोलिंग चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहे क्या हो, ऐसा वो टॉप लेवल की हो, चाहे वो आपके मिडिल लेवल की हो, चाहे वो ऑपरेशनल लेवल की हो, और सबसे बड़ी बात, चाहे वो कंपनी एज अ बिग हो, चाहे वो कंपनी एज अ स्मॉल हो, चाहे वो कंपनी एज अ मीडियम हो, चाहे वो कंपनी एक एनजीओ हो, चाहे वो कंपनी एक तरीके से प्रॉफिट मेकिंग हो या कंपनी एक तरीके से नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम होता है कंट्रोलिंग। आपको मेजरमेंट करने पड़ेंगे कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से डेविएशन हो रहे हैं, आप करना नहीं चाहते हो, इस वजह से डेविएशन हो रहे हैं। तो इसका मतलब कभी कभी हमने एज अ टारगेट भी अपना गलत लिया होगा अचीव करने के लिए, है कि नहीं। तो आइए इस पहला पॉइंट क्या होगा, तो पहला होगा सर कंपनी होती है गोल ओरिएंटेड बेसिस पे काम करती है, मतलब कंट्रोलिंग आपके गोल को अचीव करने पे ज्यादा फोकस करता है। सेकंड, कंपनी क्या करती है, परवेसिव नेचर की होती है, हर जगह पे इसकी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फर्म हो, कंपनी हो, हमारा घर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पे। आपने प्लान किया था कि भाई मुझे इस बार, अगर मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट है और मैंने ये डिसाइड किया था हम सारे टीचर्स ने मिल करके कि भाई हमको इस बार तकरीबन 100 बच्चे चाहिए एक्स्ट्रा, अलग अलग सोर्सेज से हमारे पास आने चाहिए। हमने उसके लिए प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग किया, अपने हैंडबिल बटवाए, हमने एडवर्टाइजिंग भी किया, जो जो हो सकता था सोशल मीडिया प्रोग्राम्स पे सब कुछ चलाया, सब कुछ कवर किया, और उसके बाद भी 100 में से बस हमारे पास कोई 50 बच्चे ही आ पाए।
उन 50 बच्चे हम जिसको नहीं ला पाए उसके पीछे रीजंस क्या थे? क्या हमारी पहुंच वहां तक नहीं थी, या हमने उस जगह पर एडवर्टाइज नहीं किया, या हमने बहुत सारे स्कूलों से या बहुत सारे अलग जगहों पे प्रॉपर तरीके से जितना हमें मार्केटिंग करनी चाहिए थी हम वो नहीं कर पाए? तो ये आप कब कर पाओगे? ये आप तब कर पाओगे जब आपके पास कंट्रोलिंग होगी। तो कंट्रोलिंग फंक्शन आपको मेजरमेंट करने के लिए बुलाता है, कंट्रोलिंग फंक्शन आपको डिफरेंस निकालने के लिए बुलाता है, कंट्रोलिंग फंक्शन आपको बताएगा कि आप डेविएशंस कहां कर रहे थे, क्या गलती कर रहे थे। आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाते जा रहे हो, भाई कोई चेक करने वाला होना चाहिए जो ये बताए कि सर आप किस फॉर्मूले का यूज कर रहे हो, गलत फॉर्मूला है या सही फॉर्मूला है, हम गलत रूल को फॉलो कर रहे हैं या एक सही रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो कोई ना कोई बंदा चेक तो करेगा। आप आ रही बात समझ में? तो चीजें क्या होती है बच्चे, तो हम जब कुछ करते हो तो हमें मेजरमेंट करने वाला, हमें चेक करने वाला, हमें कंट्रोल करने वाला कोई तो बंदा होना चाहिए। इसलिए हर जगह पर रिक्वायरमेंट होती है। कंट्रोलिंग क्या है बच्चा? कंट्रोलिंग हमारे लिए एक तरीके से कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब सर जो डेली चलने वाला प्रोसीजर है। एग्जांपल समझिएगा कि अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कहती है कि सर हमें 20 यूनिट्स एज अ पर डे हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है। मैन्युफैक्चर मतलब हो गया एज अ बनाना है, ठीक है। और ये 20 हम डेली बना रहे हैं, और उसके बाद भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बस कुल 18 बना पा रही है या 19 बना पा रही है, कभी कभी सर 15 ही बना पा रही है, और कभी कभी सर 20 भी बना पा रही है। तब सर क्या होगा? सर यहां पे भी कंट्रोलिंग लगेगा कि जब आपका टारगेट 20 का था तो 20 के हिसाब से आपका 18 या 19। तो बच्चा समझिएगा कभी कभी जब कंपनी अपने किसी गोल को डिसाइड करती है ना, उसके संग बीच में डेविएशन भी रखती है। मतलब कि अगर मान लो भाई हमने 1000 बनाए और 1000 की जगह अगर कंपनी को ओवरऑल मिलाकर के अगर 990 यूनिट्स बने, मतलब अगर कंपनी का टारगेट ये था कि भाई हमको चाहिए 1000 और कंपनी ने बनाया 990 का, ठीक है। तो ये जो 10 का डेविएशन है ये तरीके से इसको माफ किया जाता है। ठीक है भाई 10 नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले प्लान बना लेंगे। तो ये 10 का जो डेविएशन है वो कंपनी उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करती। लेकिन अगर सोचो, अब जैसे यहां पे क्या है, टारगेट कितना रखा था, 20 का रखा था, हम कितना अचीव कर ले गए, 19, कितना बना ले रहे हैं, 18। ये एक तरीके से उसको माफ किया जा सकता है। एक्सेप्ट भाई ना, मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन। इसका मतलब होता है उसको थोड़ी देर के लिए, उसको थोड़ी टाइमिंग के लिए अलग कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, 1-2 का डेविएशन है, कोई बात नहीं, उसको एक तरीके से कंपनी रिजेक्ट कर देती है। हाँ ठीक है, कम इसको एक तरीके से अब मान लेगी कि इसको डेविएशन होता ही है भाई, हर जगह हर कोई बंदा 100% फिट नहीं होता। लेकिन अगर डेविएशन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको फिर कंपनी इग्नोर नहीं करेगी, तुरंत कंपनी उस जगह पहुंचेगी और देखेगी कि डेविएशन के रीजंस क्या हैं, क्यों इतना डेविएशन आ रहा है। तो जब शॉर्ट टाइम की जाए या जब शॉर्ट मार्जिन की डेविएशन होती है उसको इग्नोर कंपनी कर सकती है। लेकिन अगर लार्ज टाइप की मार्जिन है नहीं हो पाएगी। हमने टारगेट रखा था कि हम 50,000 रुपये महीना कमाएंगे, लेकिन हम कमा कितना रहे, 30,000 रुपया। सर 20,000 का डिफरेंस, ये डेविएशंस क्यों आ रहे हैं? तो ये डेविएशंस हमको तभी पता लग पाएंगे जब हम कंट्रोलिंग करेंगे, जब कंट्रोलिंग फंक्शंस को अपने लाइफ में, अपने फर्म में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, तब जाकर कंपनी अचीव कर पाएगी। अगला क्या होता है, बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। तो याद रखिएगा, अब कंपनी 20 की जगह अगर 20 कर पा रही है सही है, 18 कर पा रही है तो भी एक बार इग्नोर कर सकते हैं, 19 होगी तो भाई इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन 15 होगा तो सर फिर ये आ जाएंगे शक के घेरे में कि भाई फिर ये हमारे पास जो डेविएशन है ये कंपनी के बीच में डेविएशंस क्यों हो रहे हैं। तो ये कंपनी इसके ऊपर थोड़ा क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी और बात की जानने की कोशिश करेगी कि ये डेविएशंस क्यों आ रहे हैं। इसलिए कंट्रोलिंग डेली चलने वाला प्रोसीजर है। जो आपके कंपनी का सुपरवाइजर है, जो आपकी कंपनी का लीडर है, वो हर चीजों को प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट करे, डेली आपके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाए कि भाई डेली हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जितना हमने आपको टारगेट अचीव करने के लिए दिया था उतना हमारा टारगेट अचीव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये नहीं कि हमने आज प्लानिंग बना दिया तो प्लानिंग सबसे आप कंट्रोलिंग कर लीजिए, फिर अगले महीने मिलेंगे तो टाटा बाय बाय हेलो करेंगे। ना ना भैया, जब हर दिन पर डे आपको कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। पर दिन अपने एम्प्लॉय से पूछिए, भैया मैंने आपको इतना टारगेट दिया था, कितना अपने काम अचीव किया, मैंने आपको पर डे इतना काम शेड्यूल करने बनाने के लिए बोला था, आपको इतनी एंट्री बनाने के लिए बोला था, आप मेरा अचीव कर पाए क्या, नहीं कर पाए। हर चीजों को एक जगह पे मेजरमेंट करना, ये कंट्रोलिंग का सबसे बड़ा प्रोसीजर है। एंड लास्ट का था बच्चा बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। बोथ मतलब यहां पे सर बात की जा रही है हमारे किसकी, एज अ प्लानिंग की, और कंट्रोलिंग वाले भाई साहब तो है ही हैं, ठीक है। तो यहां पे प्लानिंग के लिए जाएगी और किसकी बात कर ली जाएगी, एक तरीके से यहां पे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों। अब देखिए दोनों क्या है, दोनों सगे भाई हैं, और सगे भाई ना हो सके तो भाई भी हैं, ठीक है। दोस्ती में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना कि दोस्त में जितने सारे दोस्त होते हैं वो एक दूसरे को दोस्त कम, अपने को आपको भाई ज्यादा कहते हैं। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, वो सब कोई बस भाई भाई बोलता रहता है। क्यों? कभी कभी ऐसा लगता है कि खून के रिश्ते से ज्यादा सबसे बड़ा जो ताकतवर और जो सबसे बड़ा एक फुल इंस्ट्रूमेंट, एक जो अपने पास जो पावरफुल होती है ना वैल्यू, उसका नाम होती है दोस्ती। इसको इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं सर, टूल है हमारा। सबसे बड़ी बात
जो दोस्त आपको रात में 12 बजे फोन करेंगे, 2 बजे फोन करेंगे, बंदा आपके लिए एक पैर पे तुरंत आके खड़ा हो जाएगा, हाँ भाई बता क्या काम है। लेकिन जब बात होती है भाई की, सगे भाई की, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे होंगे, लेकिन 90% ऑफ द केसेस में मोस्टली ये देखा जाता है कि जो भाई भाई लड़ रहे हैं, भाई भाई एक दूसरे के खिलाफ हैं, ठीक है, 10% है बिल्कुल वो सही है। अगर आपके यहाँ अगर भाई भाई आप बिल्कुल सही तरीके से हैं तो इसका मतलब आप उस 10% वाली कैटेगरी में हैं। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी ऐसी पूरी बाकायदा बहुत सारी प्रोग्राम्स फाइल्स कहती हैं, ठीक है, ये एक तरीके से सर्वे है, तो ये कवर करिएगा। लेकिन दोस्ती सब पे भारी पड़ती है, दोस्ती जो कर लेता है, दोस्ती जो आगे बढ़ता है, दोस्ती सबके लिए एक अच्छा खासा मेजरमेंट पॉइंट बनाकर चलता है। ये दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल है। आइए अपन क्या कहता है कि सब प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों क्या है, एक तरीके से वो आपके लिए बैकवर्ड लुकिंग भी है और आपके लिए क्या है वो फॉरवर्ड लुकिंग भी है। बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग मतलब क्या होता है समझो। प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग पहले अपने कुछ पास्ट की चीजों को देखता है, मतलब देखेगा। प्लानिंग बेसिकली क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है। फ्यूचरिस्टिक मतलब बच्चा कि प्लानिंग एक तरीके से मेंटल प्रोसेस है जो फ्यूचर में होने वाले किन किन चीजों को किस तरीके से ऑब्जर्व करना होगा उसके हिसाब से काम करता है। और प्लानिंग इस बात को भी देखेगा कि हमने पास्ट में कौन कौन सी प्लानिंग की थी जो प्लानिंग हमारी सक्सेस नहीं हो पाई, समझ में आई बात। तो उसके हिसाब से फिर हम फ्यूचर में ऐसी प्लानिंग करेंगे कि जो प्लानिंग हम अपने गोल को अचीव कर पाए। तो जब आप कोई कंपनी जब कोई गोल डिसाइड करती है या जब कोई प्लान बनाती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, एक ही रीजन होता है, उस रीजन का नाम क्या होता है, प्लानिंग करना। तो प्लानिंग क्या होता है भाई, प्लानिंग आप डिसाइड करेंगे अपने गोल के हिसाब से, भाई हमारे गोल क्या था, क्या है और कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इज इट क्लियर। सेकेंड पॉइंट पाइएगा, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग भी सर सेम वही बात है। कंट्रोलिंग क्या सिखा रहा है, बता रहा है, कंट्रोलिंग कर रहा है सर कि अभी हमने 2 साल पहले या साल भर पहले मान लीजिए हमने एक छोटा सा प्लान चलाया था, एक प्रोग्राम चलाया था, प्रोग्राम का नाम सर कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। हमने अपने स्टूडेंट्स को ही थोड़ा ग्रो करने के लिए जैसे सीयूईटी प्रोग्राम्स हो गए, तो जब हमने सीयूईटी प्रोग्राम जब पहली बार चलाया तो वहां पे हम लोगों ने अचीव किए 30 स्टूडेंट्स बेसिकली। टारगेट तो सर 100 का था लेकिन हम 30 ही कर पाए। जब सेकंड नंबर हमने जब सीयूटी से बैच स्टार्ट कर दिया, सेकंड ईयर स्टार्ट किया, तो सर हमने वहां पे सर तकरीबन 30 से हम सर 70 बच्चों पे आ गए। और जब तीसरी बार जब अचीव करने जा रहे हैं तो सर इस बार हमारा टारगेट ज्यादा होगा कि कम होगा, ऑफकोर्स ज्यादा होगा। तो हमने क्या किया, टारगेट अचीव कर लिया 100 का कि भाई इस बार हमारे पास 100 या 150 बच्चे हमारे पास सीयूटी वाले आ जाए। लेकिन सोचो कि उस तरीके से जो हमने पिछली बार 2 बार जो हमने प्लानिंग किया था, ये जो हमने जब कंट्रोलिंग करना सीखा देखा था कि 50 का टारगेट रखा तो 30 अचीव हुए, 80 का टारगेट रखा तो 70 अचीव हुए, अब 200 का टारगेट रखेंगे तो कितना अचीव होंगे। तो उन गलतियों से हम सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे। तो जो डेविएशन हम पहले समय में कर रहे थे, जो मिस्टेक हम पहले एज अ पास्ट टाइमिंग में कर रहे थे, बैकवर्ड लुकिंग कर रहे थे, क्या हम उसको फ्यूचर में दोहराएंगे, क्या नहीं दोहराएंगे ना। उसके लिए क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से कि वो डेविएशंस इन फ्यूचर में हमारे संग हैपन ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से कंट्रोलिंग करेंगे। क्लियर है बात। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों क्या है, भाई हैं, इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां प्लानिंग खत्म वहां पे कंट्रोलिंग शुरू, और जहां पे कंट्रोलिंग खत्म वहां पे प्लानिंग शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो बात को। वो चीजें क्या हो गई, एक तरीके से याद रखिएगा। तो जहां पे आप एक चीज जा रही है दूसरी चीज आ रही है, ठीक है, वहीं पे प्लानिंग और कंट्रोलिंग। तो जहां पे प्लानिंग सोचना काम करना बंद करेगी और वहीं पे कंट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। ये कंट्रोलिंग भी वही कहेगा जहां से हम शुरू होते हैं लाइन वहीं से खड़ी होती है, और जैसे ही लाइन वहां पे आपकी खत्म हो रही है तो सब आप प्लानिंग बोलेगा भैया हम भी पीछे आपके खड़े हैं। क्या होगा, अब हम जहां से खड़े होंगे प्लानिंग वहां से शुरू होगी, लाइन वहां से शुरू होगी। समझ आई बात। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों क्या है बच्चा, एज अ बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं फटाक से, एक स्क्रीनशॉट लीजिए देन आगे चलते हैं। क्या कहता है, आइए इंपॉर्टेंस कहता है बच्चा। इंपॉर्टेंस क्या सिखा रहा है, इंपॉर्टेंस कह रहा है सर कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट मतलब कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है, या कंट्रोलिंग हमें रिक्वायरमेंट क्यों है। क्या कंट्रोलिंग के बिना हम नहीं चल सकते, क्या कंट्रोलिंग के बिना हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स कर सकते हैं बॉस, तो करना चाहिए ना। आइए शुरू करते हैं। तो कंट्रोलिंग अपनी इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रहा है। इंपॉर्टेंस मतलब मैं क्यों जरूरी हूं, मेरी इंपॉर्टेंस क्या है आपके लाइफ में, या आपकी इंपॉर्टेंस और बाकी लोगों की लाइफ में क्या है। तो अपनी इंपॉर्टेंस कैसे बताओगे। तो कंट्रोलिंग सबसे पहले कहता है सर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सबसे पहली बात कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना होगा तो आपको कंट्रोलिंग फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। क्या कहता है कि द प्राइमरी रोल ऑफ कंट्रोलिंग इज टू मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स। आइडेंटिफाई करेंगे डेविएशंस को, डेविएशन मतलब जो आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं आ पा रहे थे उनको, एंड टेक नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस टू इंश्योर गोल्स आर मेट। जैसे अगर आपने जो टारगेट रखा था 1000 की जगह जब 950 हुए, तो ये जो 50 की जो डेविएशन आ रही है, तो इन डेविएशन को कंट्रोल करने के लिए आप कौन कौन से करेक्टिव एक्शंस लेंगे, क्या लेंगे आप, कौन कौन से क्या लेंगे एज अ करेक्टिव एक्शंस उठाएंगे, उसी को कहा जाता है सर एज अ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग सबसे बड़ा काम क्या करता है कि आपके पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में आपका सहायता करता है।
आपकी हेल्प करेगा। कंट्रोलिंग मतलब उसको आप हिंदी में समझेंगे नियंत्रण करना, नियंत्रित करना। अब कंपनी का कोई बॉस है, इंप्लॉयर है, उसने डिसाइड कर लिया भाई कि मुझे 1000 बनाने हैं, लेकिन बन रहे हैं केवल 950, तो 50 का डिविजन आ रहा है ना। या तो कभी कभी ऐसा भी होता है सर कुछ केसेस में कि 1000 हो गए और बना दिया गया सर 1100, तो भाई ये जो 100 एक्स्ट्रा बन करके आया इसके ऊपर भी कंपनी ऑब्जर्व करेगी और करेक्टिव एक्शंस लेगी। कभी कभी जब मार्केट में जब कस्टमर होता है ना, जब बहुत चीजें सस्ती मिलना शुरू हो जाती हैं, तो कस्टमर के माइंड में और कस्टमर के मन में एक बात का सवाल उठ जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने कुछ क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया हो। ऑफ कोर्स किया होगा, और अगर क्वालिटी से अगर कॉम्प्रोमाइज किया होगा तो उसका मतलब क्या हुआ, कहानी खत्म। समझ में आ रही बात। ये जो कंपनियां बड़े बड़े जो सेल लगाती हैं उसके पीछे क्या है ऑप्शन है। सोचो कि अगर कंपनी 10,000 परचेस किया होगा तो आपको 3,000 में क्यों बेच रही है, क्योंकि सर वो स्टॉक क्लियर कर रही है। क्योंकि जब तक उसके पुराने स्टॉक क्लियर नहीं होंगे तब तक कंपनी नए स्टॉक को परचेस नहीं करेगी। और जमाना तो बढ़ रहा है ना, टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी हमारे पास अपग्रेडेड होती चली जा रही है। सोचिए एक जमाना था जहां पे हम लोग एक महीने में बस कुल 1-2 जीबी डाटा को 1 जीबी डाटा को यूज करने में पूरा हालत खराब हो जाती थी, और अब क्या है अनलिमिटेड डाटा मिल जा रहा है सर, तो वो भी कम पड़ जाता है। कभी कभी सर 1.5 जीबी 2 जीबी कब यूज आता है, झटके में गायब हो जाता है, पता नहीं लगता। तो घरों पे लोगों ने जब वाईफाई लगाना शुरू कर दिया, दुकान में है तो भाई लोग दिन भर बैठे तो भाई मोबाइल चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, तो भाई अब थोड़ा तो लिमिट डाटा चाहिए ना। तो कंपनी ने अपने आप को अपग्रेड किया। तो सोचो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर इस तरीके से अपने हर एक वैल्यू को अपग्रेड नहीं करेगी और ये बात को डिसाइड नहीं करेगी कि हमें क्या गोल अचीव करना है और उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कंट्रोलिंग नहीं करेगी, तो कंपनी क्या कभी अपने गोल को अचीव कर पाएगी? तो इसका आंसर होगा नहीं, नहीं कर पाएगी। इसलिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि प्राइमरी रोल किसी भी कंपनी का क्या होता है कि पहली बात अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, और दूसरी बड़ी बात जो उन डेविएशंस को आइडेंटिफाई करना जिसकी वजह से आप एक कंपनी में उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे। इसके पीछे रीजंस क्या था बच्चा 950 वाले के पीछे, कि सर हमारे पास जो लेबर थे वो सफिशिएंट नहीं थे, या हमारे पास जो फाइनेंस था वो सही नहीं था। तो चीजें क्या हो गई, ये चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो क्या हो गया एक तरीके से बेटरमेंट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुली गोल को अचीव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? अचीविंग एज अ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सेकंड नंबर पॉइंट पाइएगा, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। ये क्या कहता है समझो बच्चा। एज ए रोबस्ट कंट्रोल सिस्टम एज अलाउज मैनेजमेंट टू एसेस वेदर द स्टैंडर्ड सेट ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज आर रियलिस्टिक एंड एक्यूरेट। अब सोचो कि जो आपने डिसाइड किया है प्लान, क्या वास्तव में वो एक्यूरेट है, क्या वास्तव में वो रियलिस्टिक है? एग्जांपल के लिए कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉय काम करते हैं और हर कोई बंदा एक दिन में कुल 20 ही यूनिट को प्रोडक्शन कर पाता है, तो वो कुल मिलाकर के कंपनी के अंदर 2000 ही यूनिट को क्या करेगा एज अ प्रोड्यूस कर पाएंगे पर डे के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक। और अगर आपने ये गोल डिसाइड कर लिया, ये तो ऑलरेडी क्या था, ये आपका वो था जो करेक्टिव मेजरमेंट थे। अब कंपनी करी नहीं सर मुझे चाहिए डेली का डेली 3000 यूनिट चाहिए। भाई आजा तुम बंद हो जाओ इधर हो। कंपनी क्या करी है, कंपनी करे सर मुझे ये चाहिए 3000 यूनिट चाहिए। अब सोचिए कंपनी में हर कोई बंदा मिल करके भी चाहेगा तो वो 2000 ही बना पाएगा, और कंपनी आपसे डिमांड कितनी कर रही है 3000 कर रही है। तो इसका मतलब कंपनी ऑलरेडी क्या होगी, कंपनी खुद गलत है कि कंपनी की जो मेजरमेंट जो प्लान है, कंपनी जो एक्यूरेसी जो स्टैंडर्ड सेट कर रही है वो भी बिल्कुल क्या हो गई, गलत हो गई। तो आप जो अपना स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, आप जो अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, वो भी अपने अपने आसपास के रिसोर्सेज को देखते हुए सेट करो ना भाई। मेरे पास 4 हाथ हैं एग्जाम्पल के लिए, चतुर्भुज नारायण के हम अवतार हो गए, और हम मुझे 10 हाथ वाला हम काम ले लिए, तो हम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हमारे पास 100 एम्प्लॉय हैं और एक बंदा एक दिन में कुल 20 यूनिट का प्रोडक्शन कर पाता है, तो डेली हम आपको 2000 प्रोड्यूस करके दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर 2000 के हिसाब से अगर आप टारगेट अगर फिक्स करेंगे या अपना स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे तो कंपनी कैन गोल अचीव, कंपनी क्या करेगी, कैन अचीव गोल, अपने गोल अचीव कर लेगी। लेकिन जो बंदा, अब सोचो कंपनी टारगेट रख दी 3000 का, नहीं मुझे 3000 बना के दो, तो भाई क्या ये आपका जो स्टैंडर्ड क्या ये सही है? तो ये गलत है ना। आपकी कंपनी तरीके से क्या होगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके गोल के लिए वो क्या होगा, एक तरीके से बैड और नेगेटिव रिजल्ट देकर के जाएगा। ये कंपनी डिसाइड करती है। इसलिए कंपनी क्या करती है, सबसे पहले जजिंग करेगी एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, जो आपने स्टैंडर्ड, जो आपने अपना टारगेट, जो आपने अपना गोल डिसाइड किया हुआ है, क्या वो प्रॉपर तरीके से सही है या नहीं है। एंड इट हेल्प्स इन रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग दीज स्टैंडर्ड्स इन रिस्पॉन्स टू एज अ चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आप अपने प्रॉपर तरीके से गोल को अचीव करने के लिए किस तरीके से अपने प्लान को बना रहे हो। हर बार आप प्लान को मेजरमेंट करोगे एक्चुअल से तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे पता है कि सर मैं डेली एक दिन में कुल 2 घंटे पढ़ाई कर सकता हूं, 3 घंटे पढ़ाई कर सकता हूं, और मैंने टाइम टेबल बना दिया 8 घंटे का, तो वो टाइम टेबल बेकार है बॉस। वो आपका जो प्लानिंग आपने जो किया वो 8 घंटे का ना, वो आपसे नहीं होने वाला है। ठीक है, एक बंदा था वो लिखा था कि नॉर्मल तरीके से कि सर मिनिमम टाइमिंग में मैक्सिमम टाइम कैसे पढ़ें। अब भाई अब ऐसे लोगों की जरूरत है पूरे भारत में,
भारत में हमको लग रहा है पूरे विश्व में ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, है ना। वो कह रहा है कि मिनिमम टाइमिंग में मैक्सिमम टाइम कैसे पढ़े। अरे भाई तेरे पास जब मिनिमम टाइम ही पड़ा हुआ है तो मैक्सिमम कैसे पढ़ोगे। तो आपने अपना जो गोल डिसाइड किया है, आपने अपना जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया हुआ है, वो एक्चुअली क्या है, वही रॉन्ग है, वही गलत है। तो पहली बात क्या, कंट्रोलिंग हेल्प करेगा कि आपका जो स्टैंडर्ड हो वो प्रॉपर तरीके से क्या हो, एक्यूरेट हो, सही हो। अगला कंपनी क्या कहती है, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, क्या आप उनको प्रॉपर तरीके से यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो भाई आई एम हियर, मैं आपका हेल्प करूंगा, ठीक है। कंपनी हेल्प करती है बाई मॉनिटरिंग करेगी, क्या करेगी, आपकी परफॉर्मेंस को एंड एक्टिविटीज को। मैनेजर्स कैन मिनिमाइज वेस्टेज, जिससे क्या होगा, कम से कम वेस्टेज हमारे कंपनी के लिए कम खर्चे हो, स्पॉइलेज कम हो, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, फाइनेंशियल हो गए, फिजिकल हो गए। तो ये पॉसिबल बच्चा तब हो पाएगा जब हम कंट्रोलिंग को प्रॉपर तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन अंदर क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। बात पल्ले पड़ रही है, क्या बात हुई कि यहां पे क्या बात की जा रही है कि यहां पे जो आपके रिसोर्सेस हैं उसको प्रॉपर तरीके से एफिशिएंट यूज के लिए कैसे बनाएंगे, वो तभी बना पाएंगे जब कंपनी क्या करेगी, प्रॉपर तरीके से, वो आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो, आपके पास चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेस हो, चाहे आपके पास फिजिकल रिसोर्सेस हो, सबका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाए कंपनी में। तो वो कंपनी के लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है या वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। एंड क्या लिखा हुआ है, दिस इंश्योर दैट ऑल रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर पॉसिबल। भाई प्रॉपर तरीके से मुझे कितना ह्यूमन को बुलाना है, मुझे कितना पैसा लगाना है, मुझे कितनी मशीनरी यूज करनी है। तो इन प्रॉपर चीजों को एक तरीके से पूरा बकायदा प्लान करके लिख लीजिए, उस गोल को लिख लीजिए और उसके हिसाब से काम कराना शुरू करिए। और जब जब आप डेली जब आप काम करा रहे हो तो हर अपने वर्क को प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करिए, एनालाइज करिए, ऑब्जर्व करिए और देखिए क्या उसके अंदर और भी कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्या और चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या वो कवर करेंगे। वो आपके लिए क्या बन गई, वो आपके लिए बन गई प्रॉपर तरीके से कंट्रोलिंग का मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बन गई। इज इट क्लियर, आगे बढ़े, चलो बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चा, अब ये क्या है, 4 पॉइंट कहता है सर कि एज अ इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब ये क्या है, थोड़ा उसके बारे में समझते हैं कि एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम क्लियरली कम्युनिकेट्स द परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस एंड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया टू एम्प्लॉयज इन एडवांस। अब सोचो कि अगर कंट्रोलिंग कर लिया जाए और कंट्रोलिंग के हिसाब से जो कंट्रोलिंग है वो प्रॉपर तरीके से काम करने वाले जितने सारे एम्प्लॉयज हैं, जितने भी सारे एम्प्लॉयज हैं, अगर उस कंट्रोलिंग को प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट कर लें, अपने डेविएशंस को पहचान लें कि मैं गलती कहां कर रहा हूं और मुझसे कौन कौन सी गलतियां हो रही हैं, तो क्या हम परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं। मतलब अगर हम अपनी कुछ गलतियों से अगर सीख लें, अगर अपनी कुछ गलतियों से कुछ चीजें जान जाए, बेटरमेंट जान जाए, तो क्या वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा ना। तो कंपनी क्या होगा, अब सोचो अगर मैं गलतियां बहुत कम करूंगा और मेरे संग काम करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ कुछ गलतियां कर रहे हैं लेकिन मेरी गलती बिल्कुल नहीं हो रही है, तो ऑलरेडी क्या होगा, मैं ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड हूंगा ना। तो कंट्रोलिंग फंक्शन क्या करता है, वो हमारे लिए एक मेजरमेंट प्रोग्राम चलाता है जहां पे वो क्या कोशिश करता है इस बात को जानने की, बात को करने की कि हम प्रॉपर तरीके से क्या कर सकें, एक तरीके से एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकें। तो एम्प्लॉय मोटिवेट ऐसा ही हो पाएगा, भाई आप काम कर रहे हो, आप एक डेविएशंस लेकर के आए हो और वो डेविएशंस आपको पता लग जाए कि मैं कौन कौन सा डेविएशन इन पास्ट में कर रहा था, तो फ्यूचर में आप उस डेविएशंस के ऊपर ज्यादा वर्क करोगे, काम करोगे, जिससे क्या होगा कि फ्यूचर में, प्रेजेंट में आप काम करोगे और फ्यूचर में क्या होगा, उन डेविएशंस को कंट्रोल करने की सिस्टम हो जाएगी। तो डेविएशंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो समझिएगा, तो एम्प्लॉय की मोटिवेट होने का बच्चा सबसे बड़ा रीजन एक बात यही आती है, पहला पॉइंट क्या होता है कि पहले यू आइडेंटिफाई योर डेविएशन, आप अपनी गलतियां, योर मिस्टेक्स, आप पहले अपने मिस्टेक्स को, अपने डेविएशंस को पहले आप आइडेंटिफाई करो, मैं गलती कर कहा रहा हूं। जैसे मेरी कुछ वीडियो बचे जा रही है ना। अब स्टार्टिंग में हम सभी लोगों के लिए जब एक ये नया प्लेटफॉर्म है, देखो कोचिंग में 10 बच्चों को पढ़ाना, 50 बच्चों को पढ़ाना, आप भी ऑलरेडी पढ़ते होंगे, तो वहां पे जो टीचर की कम्युनिकेशन होती है वो बिल्कुल अलग क्वालिटी की होती है, एक अलग लेवल की होती है। लेकिन जब हम लोग आ करके किसी एक प्रॉपर तरीके से रूम में आएंगे और आपके कैमरे पर पढ़ाएंगे तो उसमें जो क्वालिटी होगी वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी एज अ कंपेरिजन टू ऑफलाइन क्लासेस। तो स्टार्टिंग जब वीडियोस आएंगी हमारी तो उसमें हो सकता है कि कुछ तो हम लोग मिस्टेक्स होंगी। आप भी जब कुछ पहली बार पढ़ने करने जाओगे तो आपसे भी मिस्टेक होगा, लेकिन जब एक बार आपको ये पता लग जाए कि उन मिस्टेक्स को कैसे रेक्टिफाई करते हैं, उस मिस्टेक्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, तब क्या होगा सर, तो क्या वो मिस्टेक्स आप दोबारा दोहराओगे इन फ्यूचर में, नहीं करोगे ना। तो प्रेजेंट में उन डेविएशंस को समझना, आइडेंटिफाई करना, आपको इंप्लीमेंट करना कि डेविएशंस दोबारा कैसे ना हो पाए, इन फ्यूचर में क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएंगे। और जब एक बार आपसे मिस्टेक्स कम होंगे, आप रिसोर्सेज का वेस्टेज कम करोगे, रिसोर्सेज को जो प्रॉपर तरीके से क्या बोल स्पॉइल कम करोगे, तो क्या होगा, आपके अंदर आएगी मोटिवेशन। इसको थोड़ा एग्जाम्पल जोड़ोगे, आप सपोज करो कि बच्चा पहली बार आप साइकिल सीखने चले गए होंगे, आपको डर लग रहा होगा। आप सोचो 2 पहिए की साइकिल, हम तो 2 पैर हमारे हैं तो हम लोग खड़े हैं, एक पैर होता तो सोचो क्या गिरते पड़ते ना कहीं ना कहीं तरीके से। लेकिन सोचो जो साइकिल है, अब दूसरों को देखते हुए साइकिल हम मोटिवेट हो रहे हैं, यार क्या बंदा है,
साइकिल चला रहा है ना बढ़िया से, कितना उसको बढ़िया चलाना आता होगा। अब हम साइकिल चलाने गए, अब साइकिल चलाने जाएंगे तो कुछ गलतियां करेंगे, जैसे ब्रेक हमारे हाथ में आएगा नहीं आएगा क्या पता, पैडल मारेंगे मारेंगे नहीं मारेंगे, कभी भूल जाएंगे, कभी हमारी जो साइकिल की स्पीड होगी वो तेज हो जाएगी, कभी जाके धड़ाम से गिर जाएंगे, भिड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, होगी ना। तो स्टार्टिंग में वो आपके संग डेविएशंस आएंगी ना, आपके संग आप उसका वेस्टेज करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन क्या वो डेविएशन या वो वेस्टेज आप डेली करोगे अपने लाइफ में, हमेशा करते रहोगे? आप कहोगे नहीं सर नहीं करेंगे। क्यों? एक बार गिरोगे तो आपको पता लग गया हम क्यों गिरे, दूसरी बार जब भिड़ोगे तो आपको पता लग जाएगा अच्छा अच्छा ऐसे करना था तो नहीं भिड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 10 बार करेंगे, 11वें बार में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। और एक बार जब आपको साइकिल चलाने आ जाएगा तो चाहे वो पढ़ने जाना हो, चाहे वो स्कूल जाना हो, चाहे कोचिंग जाना हो, चाहे सब्जी लेने जाना हो, चाहे दूध लेने जाना हो, साइकिल ही निकलेगी, साइकिल से ही आएंगे, ये जमाना था। उसी तरीके से अगर आप मोटरसाइकिल मतलब बाइसाइकिल आपको चलाने अगर आ जाए, सर एक बार साइकिल चलाने आ गया, अब थोड़ा गियर ध्यान हो जब कैसे चलाना होगा, तो पहले गाड़ी हमारी स्पीड धीरे धीरे चलेगी, एक बार जब कंफर्ट हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, लो रजा फिर तो गाड़ी खूब चाप के घुमा देंगे, है ना। एग्जाम्पल रिलेट करो अपने कंट्रोलिंग से कि अगर कोई इंप्लॉय बैठा हुआ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या इंप्लॉय बैठा हुआ है और वो अपने किसी गोल को बना रहा है, तो जो इंप्लॉय बैठा हुआ उसके बार बार डेविएशन हो रही है, गलतियां हो रही है, मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो अगर वो अपने आप को प्रॉपर चेक न करे, ऑब्जर्व न करे, तो क्या वो अपने गोल को अचीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अगर उसने कंट्रोलिंग कर ली, अपने आप को चेकअप कर लिया कि भाई ठीक है मेरे संग क्या क्या मिस्टेक्स होंगे, क्या क्या मेरे संग प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उन प्रॉब्लम्स पे कौन कौन से मुझे एक्शन लेने होंगे, तब क्लियर हो गया। इससे क्या कहोगे, प्रेजेंट में आप उन डेविएशन के ऊपर ज्यादा वर्क करोगे, उस पर करेक्टिव मेजरमेंट्स लेकर के आओगे, जिससे कि फ्यूचर में आपके संग चांसेस क्या हो, वेस्टेज की बिल्कुल जीरो हो जाए या कम हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। बेटा कंट्रोलिंग में बच्चा एक चीज बहुत ज्यादा फोकस करता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या कंट्रोलिंग क्रिएट करता है एनवायरमेंट में जहां पे ऑर्डर एंड डिसिप्लिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के संग हो। It helps to check undesirable activities like theft, corruption and delays in work by enforcing rules and procedure। तो बहुत ज्यादा कंपनी के अंदर कोई चोरी ना हो, कोई लोग ऐसा ना हो कि कोई बहुत लेट आ रहा है, बहुत लेट जा रहा है या बहुत जल्दी चला जा रहा है, होता है ना कभी लेट आना लेकिन जल्दी चले जाना, ठीक है। करप्शन ज्यादा चल रहे हो, डिलेस चल रहे हो काम में, ऑर्डर कुछ ले रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, सप्लाई कुछ और जा रही है, तो इस तरीके की सिचुएशन भाई हम कंपनी कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगी। तो कई तरीके के डेविएशंस होंगे, तो कंट्रोलिंग क्या करेगा, इन पहले बात इन डेविएशंस को, क्या चोरी हो रही है क्या हमारे यहाँ, हाँ उसको मेजरमेंट करो भाई, कौन कर रहा है क्या कर रहा है, हटाओ निकालो उसको। दूसरा, क्या कहीं कोई करप्शन हो रहा है क्या, उसको मेजरमेंट करो, उसको भी क्या करो वहां से रिजेक्ट करो, हटाओ। उसके बाद फिर क्या होगा बच्चा, आपके लिए प्रॉपर तरीके से कौन डिले कर रहा है वर्क में, जिसको जो टारगेट दिया गया था वो टारगेट अचीव क्यों नहीं कर पा रहा है। एक काम करिए, कल से प्रॉपर तरीके से ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को फॉलो करिए। ऑर्डर मतलब हो गया बच्चा सही जगह पे सही चीज को प्रॉपर तरीके से रखना, वो हो गया ऑर्डर। ऑर्डर मतलब ये नहीं कि हम आपको ऑर्डर देंगे, बिजनेस में ऑर्डर का मतलब हो गया कि हर चीजें एवरीथिंग शुड बी एट द प्रॉपर प्लेस, हर चीज बकायदा एक सही प्लेस पे होनी चाहिए। जब हम स्कूल जाते हैं तो मुझे पता होता है लाइब्रेरी कहाँ है, ऊपर पहुंचो 3rd वाले फ्लोर पे, म्यूजिक रूम कहाँ है सर वहीं कॉर्नर पे होगा, सर स्टाफ रूम कहाँ होगा सर दैट बैक साइड ऑफ द क्लासेस होंगे, है ना, पता होता है वो क्या हो, वो आपका ऑर्डर हो गया। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का रूल कहता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको अपने गोल अचीव करना होगा तो बच्चा उस गोल के पीछे आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, वो क्या होगा, वो गोल का ऑप्शन एक निकल के आता है, इसका नाम होता है डिसिप्लिन। तो कंपनी के अंदर प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए। आई बात समझ में। एंड लास्ट पॉइंट क्या करता है सर, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कंट्रोलिंग क्या करता है, एक प्रोवाइड करता है कॉमन डायरेक्शन टू ऑल एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स के लिए बाय हैविंग प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स दैट आर वेल एज अ कोऑर्डिनेटेड अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। हर डिपार्टमेंट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेट हो। जैसे एग्जांपल समझिएगा कि अगर यहां पे बात करते हैं कि अगर परचेस डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेस करके अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को न दे, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर ऑन टाइमिंग पे मार्केटिंग को न दे, और मार्केटिंग वाला उसको लेकर के सेल को न दे, और सेल वाला अगर प्रॉपर तरीके से फाइनेंस के लिए कोई काम ही न छोड़े, तब क्या होगा भाई सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा, अगर ये इनसे कनेक्ट न करें और ये इनसे कनेक्ट न करें, इनकी कनेक्शन इनसे खराब है, इनकी कनेक्शन इनसे खराब है, तो क्या हो रहा है सर, एक तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे फेल हो रही है। तो कोऑर्डिनेशन का जो सबसे पहला सिस्टम और कंपनी का जो आपके कोऑर्डिनेशन का जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट होता है वो ये होता है कि सबसे पहले सबको एक कोऑर्डिनेशन लेकर के आओ, सबको एक साथ लेकर के आओ। हम एक दूसरे के संग काम करें, हम एक दूसरे के लिए काम करें, हम एक दूसरे के साथ मिल करके काम करें, वो क्या कहलाएगा, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे एज अ बेस्ट बेनिफिशियल पार्ट कहलाएगा। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया। तो किसी भी कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए या प्रोवाइडिंग एज अ यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस को फॉलो करने के लिए जरूरत हमारे क्या पड़ती है, वो पड़ती है सर एज अ फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन। तो सबको प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन लेकर के आना है। क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों
देखिएगा अब ये तो फिलहाल खत्म हो गया, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक पे जिसका नाम होगा सर कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एज अ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। भैया अब प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशन क्या है? ये दुनिया देख रहे हैं हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग। अब ये जो हैं ये एक दूसरे से अलग नहीं है, ये वही हो गया सर कि शिव के बिना हरि अधूरे और हरि के बिना शिव, है ना, दोनों ही एक दूसरे के ही लिए बने हैं, न कोई किसी से बड़ा है न कोई किसी से छोटा है। एग्जाम्पल के लिए वो कहते हैं ना कि सर बड़ा कौन होता है? जो बड़ा वो होता है जो सबसे छोटा बन के रहता है। तो जो सबसे छोटा रहे और जो दूसरों को बड़ा कहे वो बड़ा है। कभी देखे हो शिव को कभी ये कहते हो कि मैं बड़ा हूँ? कभी नहीं। वो किसको बड़ा कहते हैं? वो कहते हैं हरि को, नारायण को। और नारायण को कभी देखे हो कि वो बोलते हो कभी नहीं मैं बड़ा हूँ? नहीं। वो किसको बोलते हैं? भाई शिव हैं, सबसे बड़े हैं। वैसे ही हमारे बिजनेस लाइफ में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में एक लाइफ होती है, इसका नाम होता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। इनके भी क्या रिलेशनशिप है हमको उसके बारे में पढ़ना होगा। फिर हम लोग आ जाएंगे डायरेक्टली कहाँ बच्चा? आ जाएंगे अपने उस टॉपिक पे जिसका नाम होगा एज अ मेन कंट्रोलिंग प्रोसेस। फिर हम लोग का लास्ट टॉपिक वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो आइए अब इसी के बारे में समझते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग है क्या। देखो बच्चा, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट भी हैं और एक दूसरे के लिए इंटरलिंक्ड भी हैं। प्लानिंग किसी अब गोल, अच्छा कंट्रोलिंग क्या करता है? गोल आपने क्या बनाया उस गोल के ऊपर प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, रिपोर्ट बनाएगा ना। अब गोल किस पे डिसाइड करता है? एज उसके प्लानिंग पे डिसाइड करता है, राइट। तो ये चीजें किसके ऊपर प्रोसीजर सी जाती हैं? वो आती हैं उन डिपेंडेबल चीजों से ऊपर ही। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि क्या है? एक दूसरे के लिए ही बने। तो जहां प्लानिंग खत्म वहां कंट्रोलिंग शुरू, जहां कंट्रोलिंग खत्म वहां पे प्लानिंग शुरू हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आजा भाई, चलिए। तो पहला क्या करता है? पहला जो कहता है रिलेशनशिप बिटवीन एज अ प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है? तो पहला क्या? प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। भाई बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग मीनिंगलेस है। भाई सही बात है। प्लान आप क्या बनाते हो? प्लान किसका बनाते हो? प्लान आप किसी गोल का बनाते हो। आपने सोचो कि आप पढ़ने बैठे हो तो आपने प्लान डिसाइड किया कि भाई मुझे एक हफ्ते के अंदर मुझे अकाउंटिंग का ये चैप्टर खत्म करना है, एक हफ्ते के अंदर मुझे इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर खत्म करना है, एक हफ्ते के अंदर मुझे बिजनेस का ये चैप्टर खत्म करना है। अब एट द टाइम ऑफ रिजल्ट 3 हफ्ते के बाद जब आप अपने आप को देखने गए कि भाई मैंने जो टारगेट बनाया था, मैंने जो प्लान बनाया था, उसके हिसाब से मेरा काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ ना। तो आप क्या करोगे? प्रॉपर तरीके से आपने जो प्लान बनाया हुआ था तो एक एक हफ्ता क्यों देखा। अब आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है कि सर अभी भी हमारा बिजनेस का एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया, आधा ही हो पाया, इकोनॉमिक्स में भी आधा ही कंप्लीट कर पाए और अकाउंट्स भी हम लोग आधा ही कर पाए। अब सोचो कि जो टारगेट अपने पूरे 100% अचीव करने की रखी थी, उन तीनों में से केवल आपको 50-50% ही अचीव हो पाए। अब वो तीनों 50-50% जो आपके पास आप उसको अचीव नहीं कर पाए, जो उनके पास कनेक्ट नहीं कर पाए, तो बच्चा इसके पीछे रीजन क्या था? उन्हीं रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप कंट्रोलिंग करते हो। तो कंट्रोलिंग क्या करेगा? डेविएशन निकालेगा। भाई डेविएशन आया, उन डेविएशन के पीछे का मेन रीजन क्या है उसको भी आइडेंटिफाई करके कौन बताएगा? कंट्रोलिंग बताएगा। तो प्लानिंग क्या है? विदाउट कंट्रोलिंग मीनिंगलेस है, और कंट्रोलिंग भी विदाउट प्लानिंग क्या है? मीनिंगलेस है। तो दोनों एक दूसरे के ही लिए बने हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है, जिंदगी का दस्तूर, एक सिक्के के दो पहलू, एक तरफ हेड एक तरफ टेल। सिक्का अगर उछलेगा गिरेगा तो वो हेड या टेल पे ही आएगा, और अगर गलती से सिक्का अगर खड़ा भी रह गया तो आप इस साइड देखेंगे तो हेड होगा, इस साइड देखेंगे तो टेल भी होगा। तो ये कहना भूल जाइए सर कि कोई एक ही चीज आएगी। तो एक दूसरे से बिना अधूरे हैं, है ना, पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये लाइफ भी कुछ तरीके से चलेगी हमारी बिजनेस लाइफ। क्या कि अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग के हिसाब से ही आपको कंट्रोलिंग भी करनी पड़ेगी, और कंट्रोलिंग के हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा इन फ्यूचर में। तो क्या होगा? पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि अ प्लान इज जस्ट एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज ऑन पेपर, जिसको पेपर पे प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। इफ देयर इज नो सिस्टम टू मॉनिटर इट्स इंप्लीमेंटेशन एंड प्रोग्रेस, तो कंट्रोलिंग इंश्योर करता है उस एक्टिविटीज को जो कैरिड आउट करेगा एज पर द प्लान। जो प्लान बना हुआ उस प्लान के हिसाब से, उस प्लान के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? हम प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो प्रॉपर तरीके से जो प्लान बनाया वो प्लान मेरा सक्सेसिव है कि नहीं, वो प्लान मेरा प्रॉपर तरीके से अचीव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसके ऊपर काम कौन करेगा? कंट्रोलिंग करेगा। तो कंट्रोलिंग ही बताएगा कि आपने जो प्लान किया है वो कंपनी के लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। क्लियर है बात? आगे आइए। सेकंड क्या कहता है कि कंट्रोलिंग फॉलोज प्लानिंग और प्लानिंग प्रोवाइड्स एज ए स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल। दोनों मतलब अच्छा एक हो गया क्या कि अगर एक बार प्लान ऑपरेशन हो गया तो कंट्रोलिंग बिकम नेसेसरी टू मॉनिटर प्रोग्रेस। तो कंट्रोलिंग काम क्या होगा? हर एक एक चीज में आपने जो प्रॉपर प्लान किया उस प्लान को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करना, उसको मॉनिटरिंग करना, देखना कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई डेविएशन आ जाए। अब एक बार डेविएशन अगर आ जाएगा तो कंपनी अपने गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने अचीव नहीं कर पाएगी। क्या कहता है कि मॉनिटर प्रोग्रेस करना एंड मेजर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। मतलब जो आपका प्लान्ड आउटपुट था उस प्लान्ड आउटपुट के हिसाब से आपने जो रिसीव किया एक्चुअल आउटपुट वो क्या है,
क्या आपने अगर टारगेट अगर 20 का रखा था तो क्या आपको 20 मिला, या आपने अगर टारगेट अगर 20 का रखा था तो आपको 18 मिले? इन चीजों को ऑब्जर्व करना, एनालिसिस करने का काम किसका होता है? ऐसा कंट्रोलिंग का होता है। इसलिए प्लानिंग क्या करता है? प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड, किसके लिए? कंट्रोलिंग के लिए। भाई कंट्रोलिंग किसको मेजरमेंट करेगा? हम किसको मेजरमेंट करेंगे भाई? अगर हमने अपना कोई टारगेट ही नहीं रखा 95% का, भाई मैं एक क्रिकेटर हूं, अब मुझे उस क्रिकेट टीम में आने के बाद मुझे पहले मैच में सेंचुरी मारनी है। 100 का मैं टारगेट रखा था, मैं 45 पे आउट होकर मैं वापस पवेलियन के अंदर वापस आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? वो 55 रन आपने क्यों अचीव नहीं कर पाए? कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी, कोई ना कोई ऐसी बॉल रही होगी जो आप खेल ना पाते हो, कोई ना कोई सर ऐसे आपकी डेविएशन रही होगी कि वो गेंद खेलने में या वो मैच खेलने में प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है, या किसी बात की हड़बड़ी थी। क्या था वो? कुछ ना कुछ मेजर पॉइंट अपने पास ऑलरेडी, क्या उसको आप एक्यूरेट करोगे ना, तो उसको जो मेजरमेंट करना होगा, उसको मेजरमेंट करना होगा, उसे जो एक्सेसिव रोल तरीके से फिट आउट करना होगा, ये काम कौन करेगा? तो भैया ये काम करने वाला जो सिस्टम होगा वो कौन करेगा? हमारा एज अ प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों मिलकर करते हैं। तो कंट्रोलिंग क्या होती है? एक तरीके से प्लान, कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग अपना स्टैंडर्ड सेट करके देता है भैया कि देखो मैंने ये बना दिया, अब तुम इसे चेक करो, क्या क्वालिटी होंगे, क्या वर्क होगा, क्या मेजरमेंट होंगे, कितने टाइम में आप बनाओगे, क्या नहीं करोगे, ये सब चीजें हमने प्लानिंग कर ली। तो कंट्रोलिंग क्या करेगा? जो जो चीजें आपने बनाई थी उसके हिसाब से हमने काम किया कि नहीं किया, बस यही देखना खाली काम किसका होता है? कंट्रोलिंग का होता है। अगला पॉइंट क्या कहता है समझिएगा। अगला पॉइंट कहता है सर कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। इसको बच्चा हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से पहले इसके क्या बोलते हैं फीचर में पढ़ लिया था। फीचर में क्या पढ़ा था कि सर दोनों क्या है? फॉरवर्ड होते हैं, दोनों क्या होते हैं? बैकवर्ड लुकिंग होते हैं। समझो कैसे। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है और उसमें इन्वॉल्व होते हैं फोरकास्टिंग, जो फ्यूचर कंडीशंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, एंड डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, जो प्रॉपर तरीके से फ्यूचर को आइडेंटिफाई करता है। और कंट्रोलिंग क्या करता है बच्चा? ये बैकवर्ड लुकिंग है ब्रो, क्योंकि लुक्स बैक एट पास्ट परफॉर्मेंस को देखेगा और उसको कंपेयर करेगा आपके दिए गए स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब सोचो, एक कंपनी ने टारगेट रखा, प्लानिंग क्या? प्लानिंग फ्यूचर देखी करेगा। भाई हम फ्यूचर में अपने आप को कहां देख रहे हैं? हम फ्यूचर में हमने एक टारगेट सेट कर लिया कि भाई कि मुझे 2000 गुड्स की सेलिंग करनी है, मुझे अभी मैं 10 लाख मेरे महीना कमा रहा हूं, अब मुझे 50 लाख महीना कमाना होगा। तो आप एक टारगेट सेट करते चले जा रहे हो ना। तो प्लानिंग क्या किसके बारे में सोच रहा है? फ्यूचर के बारे में देख रहा है। हम ऑफलाइन में भी थे, अब हम ऑनलाइन में भी आ गए, तो हम आगे और भी अपने कई सारे लेवल्स को इंक्रीज करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। तो हम जो भी प्लान बनाएंगे वो पास्ट को देख के बनाएंगे या फ्यूचर को देख के बनाएंगे? फ्यूचर को देख के बनाएंगे। अब उस फ्यूचर के हिसाब से हमने प्लान डिसाइड कर लिया, लेकिन क्या हम गलती कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये पता कैसे लगेगा? तो ये पता लगाने वाला काम किसका दे दिया हमने? कंट्रोलिंग दे दिया कि भाई पिछले पास्ट टाइमिंग में हमने जो प्लान बनाया था उस प्लान के हिसाब से भी हमने कोई डेविएशन आई थी, उन डेविएशन को हमने क्या किस तरीके से आइडेंटिफाई कर दिया कि कंपनी को नेक्स्ट टाइमिंग में कोई डेविएशन निकल के ना आने पाए। तो वो कंपनी के लिए क्या हो गया? बेस्ट बेनिफिशियल हो गया ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनियां बताती हैं कि सर प्लानिंग जो होता है वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है और जो कंट्रोलिंग होता है वो बैकवर्ड लुकिंग होता है। तो प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग को देख करके फ्यूचर परसेप्शंस को देखने के बाद कंपनी में काम करता है, और जो कंट्रोलिंग होता है वो आपके बनाए गए पिछले 2 सालों के, 3 सालों के, 4 सालों के प्रोग्राम्स को मेजरमेंट करेगा कि पास्ट में आपने क्या गलती की थी, तो प्रेजेंट में उसको सुधारा जाए, जिससे फ्यूचर में हमारे संग वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने ना पाए। अगला पॉइंट क्या करता है कि प्लानिंग क्या है? इज लिखा हुआ है कि बोथ आर आल्सो क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग, इन दैट प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस एंड कंट्रोलिंग एम्स टू इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस एज कुछ करेक्टिव एक्शंस को साथ में लेने के बाद। अब कंपनी क्या करती है कि प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब बच्चा एक प्रॉपर तरीके से लिखना, पेपर पे पूरा थिंकिंग करना। आप ऐसे थोड़ा ना हवा में आप प्लानिंग कर दोगे। मेरे पास 10 घंटा है तो 10 घंटे के हिसाब से ये प्लानिंग बनाएंगे ना। मेरे पास 5 घंटा मुझे अगर एम्प्लॉय से काम कराना हो तो मेरा जो काम करने का जो स्टाइल होगा, जो मेरे काम करने का जो गोल डिसाइड करेंगे वो 5 घंटे के हिसाब से ही करेंगे ना। ऐसा नहीं कि फालतू का जो प्रेशर होगा हम उसे कंपनी के ऊपर डालेंगे या एम्प्लॉय के ऊपर डालेंगे। तो प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव होती है। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब प्रॉपर तरीके से सोच विचार करके, थिंकिंग करके, एनालिसिस करके, ऑब्जर्व करके हम प्लान डिसाइड करते हैं, हम गोल डिसाइड करते हैं। लेकिन उस गोल के, अब हमने प्रॉपर प्लान डिसाइड किया लेकिन उस प्लान के हिसाब से हमारा एक्चुअल आउटपुट रिसीव नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे रीजंस क्या है? इसके पीछे रीजन होगा सर कंट्रोलिंग का। क्योंकि कंट्रोलिंग क्या करता है? इवैल्यूएट करता है कि सर आपने जो प्लान बनाया था उस प्लान के हिसाब से कंपनी को वो टारगेट गोल अचीव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये कौन बताएगा? कंट्रोलिंग बताएगा। मैंने सर होमवर्क कंप्लीट कर लिया, होमवर्क मेरा करेक्ट है या इनकरेक्ट है, कौन बताएगा? मेरा टीचर बताएगा। तो टीचर का जो काम है वो इवैल्यूएशन का काम है, मेरा जो काम है वो प्रिस्क्रिप्टिव का काम है। तो प्लानिंग क्या करता है? प्रिस्क्रिप्टिव तरीके से बाकायदा उसको प्रॉपर तरीके से बना करके, सोच विचार समझा करके तब आगे चलता है। और जो कंट्रोलिंग होता है, कंट्रोलिंग क्या करता है? तो कंट्रोल सर उन्हीं आपके बनाए गए सारे डायग्राम्स को, आपके बनाए गए सारे प्लान्स को, आपके बनाए गए सारे प्रोग्राम्स को मेजरमेंट करता है। इज इट क्लियर? डन? आगे बढ़े, चलो बच्चा। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया है फिलहाल आपके इंपॉर्टेंस के हिसाब से। ठीक है, अब हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं सर कहां पे? ऐसा आएंगे प्लानिंग प्रोसेस के पास।
सॉरी, प्लानिंग करते करते प्लानिंग के ही नाम आ जा रहा है, लेकिन हम लोग बात किसकी करने वाले हैं, एज अ कंट्रोलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। कंट्रोलिंग प्रोसेस ये क्या है समझ लीजिएगा। प्लानिंग पढ़ा था, किन किन चीजों को, किन किन स्टेप्स को फॉलो करके कंपनी प्लानिंग अचीव की, किन किन प्रोसेस को फॉलो करके ऑर्गेनाइजिंग बना, किन किन स्टेप्स को या किन किन प्रोसेस को फॉलो करके स्टाफिंग बना, किन किन प्रोसेस को फॉलो करके कंपनी का डायरेक्शन बना। उसी तरीके से कंट्रोलिंग में भी क्या क्या चीजें होती हैं। तो कंट्रोलिंग में भी बेसिकली बच्चा 5 तरीके से मेजरमेंट्स के पॉइंट होते हैं, होने को 6 भी होता है, लास्ट में फीडबैक भी एक आता है, लेकिन 5 बेसिकली माने जाते हैं आपके कंट्रोलिंग के प्रोसेस में। पहला पॉइंट क्या कहता है सर कि कंट्रोलिंग प्रोसेस शुरू कैसे होता है। कंट्रोलिंग प्रोसेस का मतलब बच्चा हम शुरुआत कैसे करते हैं, प्रोसीजर कैसे फॉलो करते हैं। आप किसी कॉलेज में गए, किसी स्कूल में गए, तो सबसे पहले आपको उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको वहां से एक एडमिशन फॉर्म लेना पड़ेगा। वो आपका प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो फर्स्ट नंबर यू टेक एज एडमिशन फॉर्म फ्रॉम द कॉलेज और द स्कूल, देन यू फिल अप, आप उसे फिल करोगे, फिर आप जाओगे उसको जमा करोगे। जमा करने के बाद फिर आपको एक पर्टिकुलर एक डेट बताई जाएगी जहां पे आपका एक वाइवा, आपका एक छोटा सा एग्जाम टेस्ट होगा। फिर उसके बाद उसको एनालिसिस बनाई जाएगी, रिपोर्ट बनाया जाएगा, एक छोटा सा आपका इंटरव्यू होगा। फिर वो देखा जाएगा कि आपको हमारे स्कूल में एडमिशन दिया जाए या ना दिया जाए, एक प्रॉपर तरीके से। एक बार जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर उसमें फीस की प्रिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी, फिर आपको फीस जमा होगा, फिर आपको एक ड्रेस परचेस करना होगा, फिर आप स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। पूरा प्रोसेस होता है ना। तो स्कूल में सोचिए कि एडमिशन लेने के कितने बड़े प्रोसीजर। तो सोचो जब आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो सर वहां पे प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट करने के कोई प्रोसेस होंगे कि नहीं होंगे? ऑफ कोर्स होंगे। तो आइए पहला पॉइंट क्या कहता है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो सबसे पहला क्या होता है कि कंट्रोलिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमें काम या कंपनी के एम्प्लॉयर को यह करना चाहिए कि पहले वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो हो उसको पहले सेट करे। पहले आप गोल बनाओ, पहले अपना एक टारगेट बनाओ, अपना एक गोल, अपना एक अचीवमेंट बनाओ, अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाओ कि हमें करना क्या है भाई, हम कितना टारगेट अचीव करके लेके चल रहे हैं, कितना हमें काम करना चाहिए। तो देखिए लिखा हुआ है कि द प्रोसेस बिगिंस विद एस्टैब्लिशिंग बेंचमार्क्स और क्राइटेरिया। आपको एक प्रॉपर तरीके से क्या करना है, एक बेंचमार्क है उसको सेट करना है पहला बात, और एक क्राइटेरिया आपको सेट करनी है अगेंस्ट किसके, विच एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर, जहां पे आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजरमेंट कर सकिए। एंड दीज स्टैंडर्ड्स कैन बी क्वांटिटेटिव, वो भी किसमें होने चाहिए, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड में होने चाहिए। जैसे आपका सेल टारगेट क्या है, प्रोडक्शन यूनिट्स क्या है, पर डे आपने कितना किया, कॉस्ट उस पर कितना लग रही है, और दूसरी बड़ी बात कि उसको क्वालिटी से भी मेजरमेंट करिए। क्वालिटी मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन क्या उसमें क्या चल रही है, इंप्लॉय मोटिवेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो भी चीजें हो बच्चा, लेकिन वो सब कुछ क्लियर हो, रियलिस्टिक हो और मेजरेबल हो। जैसे एक पर्टिकुलर कंपनी ने डिसाइड कर लिया भाई कि मुझे 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। दिखा एग्जांपल लिखा हुआ है कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेट करती है कि स्टैंडर्ड कि भाई उसको प्रोड्यूस करना है 1000 यूनिट्स पर डे, एक दिन में 1000 मोबाइल फोन उसको बनाने होंगे विद द डिफेक्ट रेट ऑफ लेस देन 0.5%। मतलब ठीक है, अगर आप 1000 बना रहे हो तो उसमें बस कुल 0.5% अगर डिफेक्ट आता है तो उसको कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी, इग्नोर नहीं करेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, हाँ भाई ठीक है इतना पॉइंट है ना। लेकिन अगर लग जाए कंपनी को नहीं भाई कि 0.5% से ज्यादा का डेविएशन कंपनी के पास आ रहा है, तब तो भाई कंपनी उस पर क्या करेगी, काम करना शुरू कर देगी। तब कंपनी उस पॉइंट को इग्नोर करना शुरू नहीं करेगी, उस पर तुरंत अपना एक्शन लेगी। तो सबसे पहला क्या होता है कि कंट्रोलिंग प्रोसेस का जो सबसे पहला जो रूल होता है, जो सबसे पहला उसका जो एक मेजरमेंट पॉइंट होता है, वो क्या होता है कि पहले आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करिए, एक टारगेट सेट करिए। हर कंपनियां टारगेट सेट करती हैं, चाहे रतन टाटा कंपनी की थी, अभी है फिलहाल मान लीजिए, चाहे रिलायंस कंपनी हो, चाहे वो बिरला कंपनी हो, महिंद्रा ग्रुप हो, हर कंपनियां पहले प्लान बनाती हैं, एक अपना ऑब्जेक्टिव सेट करती हैं। हमने भी टारगेट सेट किया है कि इतने टाइमिंग के भीतर में हम लोगों को इतनी सारी वीडियोस डालनी है, इतने सारे अपलोड्स करने होंगे, इतना पढ़ाना है, इतना कोर्स कंप्लीट करना है कि बच्चों के हम लोग फेवरेबल पॉइंट तरीके से सारे उनके लिए अवेलेबल रहे, जो जो चीज़ उनको चाहिए हमारे चैनल से उनको सब कुछ मिलता रहे, सब कुछ उनको प्रोवाइड होता रहे। ये हमारा क्या है, प्लानिंग है। अगर इस प्लानिंग को हम अगर अचीव नहीं कर पा रहे हैं अपने एक स्पेसिफिक गिवन पीरियड ऑफ टाइमिंग में, इसका मतलब वो डेविएशन कहीं ना कहीं हो रहा है। तो सबसे पहले कंट्रोलिंग का काम करने, जब कंट्रोलिंग काम जहां शुरू होता है उसके सबसे पहले चाहिए कि कंट्रोलिंग को चाहिए पहले क्या चाहिए, पहले चाहिए सर उसको टारगेट चाहिए। तो पहले आप कंपनी को टारगेट दीजिए, कंपनी को पहले ये बताइए कि टारगेट है क्या, उस टारगेट के हिसाब से उसको मेजरमेंट करिए एक्चुअल परफॉर्मेंस को। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि टू बी ऑब्जेक्टिवली एंड रिलायबली मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज। Various techniques are used such as personal observation and performance reports and sample checking। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके बच्चा सारे टेक्निक्स को आप यूज कर रहे हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशंस आप कर रहे हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट को आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इन सारे केसेस में आप क्या करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। तो जब एक बार आपका स्टैंडर्ड सेट हो जाता है तो कंपनी चलती है अपने सेकंड लाइन की तरफ, जिसका नाम होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करना। एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना मतलब सर कि जो आपने प्लानिंग किया, जो आपने जो टारगेट बनाया, उस टारगेट के हिसाब से आपका गोल कितना बना।
अब देखिए यहां पे आपने टारगेट कितना रखा था, इस पॉइंट को नोटिस करिएगा, 1000 रखा था, और यहां पे कंपनी को अचीव कितना हो रहा है, 950। यहां पे कंपनी ने अपना डिफेक्ट रेट कितना रखा हुआ था बच्चा, 0.5%, और यहां पे आपका जो डिफेक्ट रेट कितना निकल के आ रहा है, वो 1% आ रहा है। मतलब कंपनी के दिए गए प्लान के हिसाब से, कंपनी के दिए गए ऑब्जेक्टिव और कंपनी के दिए गए एम के हिसाब से चीजें क्या होंगी, बिल्कुल उल्टी आ रही हैं। मतलब 1000 टारगेट रखा तो 950 हुआ, ऑलरेडी वहां पे एक डेविएशन आ गया 50 का। 0.5% का आपने डिफेक्ट रेट रखा था, लेकिन आपका डिफेक्ट रेट कितना आ गया, 1% का आ गया, वो बढ़ के भाग गया। 1000 में 10 प्रोडक्ट आपका खराब हो गया। ये क्या हो गया, एक आपकी कंपनी के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा डेविएशन होगा। तो सबसे पहली बात क्या होगी कि जब आप अपने किसी टारगेट या अपने किसी स्टैंडर्ड को सेट कर लेते हो तो कंपनी चलती है अपने सेकंड लाइन की तरफ, जहां पे आप उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करते हो, चाहे वो क्वालिटी बेसिस पे आप करेंगे, चाहे उसे क्वांटिटी बेसिस पे करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। और जब आप इन दोनों को मेजरमेंट कर लेते हैं बच्चा, तो आपके पास सेकंड नंबर का पॉइंट क्लियर होता है। याद रखिएगा 1000 और 950। तीसरा पॉइंट क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं आप, एज अ थर्ड पॉइंट करते हैं कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। मतलब द मेजर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस इज देन कंपेयर्ड विद द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड। अब इसमें 3 तरीके से निकालते हैं। पहला होता है सर एज अ स्टैंडर्ड निकालना। पहला स्टैंडर्ड आपने क्या टारगेट सेट किया था कि सर मुझे 1000 गुड्स का प्रोडक्शन करना होगा और डिफेक्ट हमारा कितना होना चाहिए, 0.5%। लेकिन एक्चुअल में हमने कितना निकाला, 950 निकाला, और हमारा डिफेक्ट रेट कितना चला गया, 1% का। तो जो डेविएशन है कि अ शॉर्ट फॉल ऑफ 50 यूनिट्स इन प्रोडक्शन एंड अ 0.5% हायर डिफेक्ट रेट देन अलाउड। मतलब कंपनी अब ये कह रही है डेविएशन निकल कितना आ रहा है, 50 का निकल के आ रहा है, और आपका 0.5% क्या निकल के आ रहा है, डेविएशन निकल के आ रहा है। अब एक कंपनी इसके ऊपर आप बात करेगी, समझेगी कि भाई क्या मुझे इन फ्यूचर में इसके ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन देनी है क्या। 0.5% बहुत बड़ा डेविएशन नहीं होता, लेकिन क्या वो उसकी वजह से क्या हमारी कंपनी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, या कंपनी के परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कंपनी की सेलिंग पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो उसके ऊपर फिर आपको कुछ ना कुछ आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। और दूसरा पास क्या होता है कि भाई ठीक है, डेविएशन अगर 50 का आ रहा है तो क्या हम 50 को इग्नोर कर सकते हैं क्या, या ऐसा होता है कि बहुत बड़ा डेविएशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि डेविएशन बहुत बड़ा तो है नहीं। 1000 टारगेट रखे थे, 950 बना पाए, 50 नहीं बन पाया, ठीक है, उसको हम लोग क्या छोड़ सकते हैं क्या, देख सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट क्या हो गया, तो पहला बच्चा आपका हो गया स्टैंडर्ड सेट करना। स्टैंडर्ड के बाद आप क्या करते हो, प्रॉपर तरीके से एक्चुअल परफॉर्मेंस आप निकालते हो। और जो तीसरा पॉइंट निकल के आप क्या निकल के आते हो कि उसमें डेविएशन आप आइडेंटिफाई करते हो, मतलब कंपैरिजन करोगे। और कंपैरिजन किसका करते हैं, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करते हैं, अपने दिए गए एज अ स्टैंडर्ड के साथ करते हैं। ये बात क्लियर है। उसके बाद जब एक बार आप स्टैंडर्ड टारगेट सेट कर लेते हो तो अपने चौथे नंबर पॉइंट पे आते हो, भाई अब इनको एनालिसिस भी तो करना होगा कि वो 50 डेविएशन या 0.5% का जो डेविएशन जो रेट जो डिफेक्ट रेट आया है, क्या वो हमारी कंपनी के लिए एक्सेप्टेबल है, या कंपनी के लिए उस कंपनी उसको इग्नोर कर सकती है। तो देखिए क्या कहा हुआ है कि नॉट ऑल डेविएशन रिक्वायर मैनेजर अटेंशन। हर छोटे छोटे डेविएशंस को रिक्वायरमेंट नहीं है कि उनको मैनेजर की अटेंशन मिले। क्यों, बिकॉज मैनेजर्स यूज टेक्निक्स लाइक, 2 तरीके से हमारे टेक्निक्स सोचते हैं। एक होता है बच्चा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में मतलब उसमें बताया जाता है कि तुरंत ये KRS होते हैं। KRS मतलब होता है बच्चा की रिजल्ट एरियाज होते हैं। क्या होते हैं, की रिजल्ट एरिया होता है, ठीक है, समझिएगा। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो एक वो हो गया एंड कहता है कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और वो कहता है फोकस ओनली ऑन सिग्निफिकेंट डेविएशन दैट एक्सीड अ प्रीडिटरमाइंड एक्सेप्टेबल रेंज टू डिटरमाइन व्हिच वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसको पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। अब देखो थोड़ा यहां समझो। पहला जो इसमें पॉइंट कर रहा है वो कह रहा है सर कि एज अ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक। और जो दूसरा पॉइंट है वो आपका कह रहा है एज अ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्या कह रहा है, क्रिटिकल पॉइंट एज अ कंट्रोल। तो समझिएगा, अब यहां पे मैनेजमेंट एक्सेप्शन ये था कि कंपनी ने अपना जो एक स्टैंडर्ड रखा, क्या रखा, अब कंपनी ने अपना जो एक स्टैंडर्ड रखा था वो रखा था 1000 का, और कंपनी को जो एक्चुअल में जो रिसीव हुआ, मतलब ये प्लान था, ये एक्चुअल था, कंपनी जो रिसीव हुआ वो हुआ 990 का। तो इसमें जो डेविएशंस निकल के आ रहे हैं, वो डेविएशन कितना निकल के आ रहा है, वो डेविएशन निकल के आ रहा है 10 का, ठीक। अब ये एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा इसको बाद में देखा जाएगा। सेकंड वाले पॉइंट में क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है कि सर हमने जो स्टैंडर्ड रखा था कंपनी के लिए वो रखा था सर एज अ 1000 का, और कंपनी के पास जो एक्चुअल में जो रिसीव हुआ वो कंपनी को रिसीव हुआ 950 का। अब इसमें जो डेविएशन निकल करके आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो निकल कितना आ रहा है, एज अ मान चलिएगा 50 का आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है कंपनी के लिए, एज अ 50 का आ रहा है। अब आप दोनों में से इसको बोलते हैं बच्चा की रिजल्ट एरियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज अ की रिजल्ट एरियाज, ठीक है।
अब इसमें क्या कर रहा है कि भाई स्टैंडर्ड 1000 का है, एक्चुअल 950 का है और डेविएशन हमारा कितना निकल के आ रहा है 50 का आ रहा है। अब इन दोनों में से आपको कंपैरिजन में क्या देखने में लग रहा है कि किसको इग्नोर किया जा सकता है या किसको इग्नोर नहीं किया जा सकता? तो एज पर परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल, अगर आप सोचोगे कि आप अपने इंडिविजुअल परसेप्शन बोलोगे, क्योंकि सर यहां पे डेविएशन ज्यादा ऐसा तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और सर यहां पे डेविएशन 10 का ऐसा तो इसको एक बार के लिए इग्नोर किया जा सकता है कि ठीक सर आपने सर टारगेट रखा था 1000 का, लेकिन सर आपके पास जो अचीव हुआ वो कितने का हुआ 990 का हुआ, तो डेविएशन 10 को इसको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन सर यहां पे टारगेट आपने रखा था कितने का 1000 का और आपको अचीव कितना हुआ 950, तो डेविएशन निकल कितना आ रहा है 50 का, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तुरंत इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसको चाहिए सर मैनेजरियल, क्या चाहिए एज, इसको चाहिए मैनेजरियल अटेंशन, तुरंत इसके ऊपर काम करिए, ठीक है। और अगर यहां पे डेविएशन अगर 10 के बाद अगर मान लीजिए कि 25 भागा या 30 भागा, अगर इतना बड़ा बड़ा डेविएशन निकल के आ रहा है तो भाई क्या चाहूंगा, तुरंत यहां पे भी हमको चाहिए एज अ मैनेजर अटेंशन चाहिए, अदरवाइज हमको यहां पे अटेंशन नहीं चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ये पॉइंट कहता है इसके बीच में, एक कहता है सर एक्सेप्शन के बारे में और दूसरा पॉइंट कहता है एज अ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के बारे में। तो इस बात को थोड़ा अच्छे से मेजरमेंट करके समझिएगा कि जहां पे डेविएशन बिल्कुल कम हो, जैसे कंपनी डिसाइड किया कि अगर भाई मान लीजिए कि अगर हमारा टारगेट अगर क्या हो रहा है कि अगर 1% से या 1% तक, ठीक है, हम डेविएशन देख सकते हैं, मतलब उसको इग्नोर किया जा सकता है, तो ठीक है। अब 1000 का अगर आप 1% निकालें कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए सर, तो 1000 इंटू 1/100 0,000 कितना निकल के आ गया सर 10। तो अगर 10 का डेविएशन आ रहा है तो कंपनी करी हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये क्या हो जाएंगे इग्नोर हो जाएंगे। लेकिन सर यहां पे डेविएशन कितने परसेंट का आ रहा है, तो यहां पे देखेंगे सर तो 1000 हो गया माइनस 950 कितना हो गया, तो 50, तो 50 कितना परसेंट हो जाएगा 1000 का, तो यहां पे हो जाएगा 1000 का टोटल 5% हो जाएगा। तो सर इन चीजों को यहां पे इग्नोर नहीं किया जा सकेगा। ये डिफरेंस बिटवीन कहलाता है एनालाइजिंग डेविएशन पे कहलाता है, जहां पे आप डेविएशन क्या करते हैं प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं। क्लियर हो गई बात? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि व्हाट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। डन, आगे बढ़े, चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो हो गया एनालाइजिंग डेविएशन, क्लियर हो गया बात को, ठीक है। चलिए अब आते हैं सर अगले लास्ट पॉइंट पे, इसका नाम क्या होगा एज अ टेकिंग करेक्टिव एक्शन निकल के आते हैं। ये क्या कहता है भाई, कहता है सर कि अब आपने प्रॉपर तरीके से जो डेविएशन निकाला जिसको आप मेजरमेंट करना था, तो सर डेविएशन तो आ गया, लेकिन सर डेविएशन को आप फीडबैक कैसे लेके आएंगे, तो डेविएशन क्या होगा, तो डेविएशन के ऊपर क्या करेंगे आप कुछ एक्शंस लेंगे। एक्शन मतलब हो गया कि भाई कुछ करेक्टिव मेजरमेंट्स लेंगे। क्या लेंगे भाई, तुम आ क्यों नहीं रहे हो, आ जाओ। कौन हो गया, हमारे हो गए करेक्टिव मेजरमेंट्स होंगे, ठीक है। ये क्या निकल के आ रहा है हमारे कंपनी के लिए, वो कह रहा है सर करेक्टिव मेजरमेंट्स। वो कहता है सर कि द फाइनल स्टेप इन्वॉल्व्स टेकिंग नेसेसरी रेमेडियल एक्शंस to correct the deficiencies and prevent their recurrence and no action is needed if deviations are within acceptable limits। अगर मान लीजिए डेविएशन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम डेविएशन है, तो कंपनी चाहे तो उसको इग्नोर कर सकती है। लेकिन अगर डेविएशन अगर बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है तो कंपनी को वहां पे इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत उस जगह पे मैनेजमेंट या जो मैनेजर है उनका एक्शन, उनका रिएक्शन तुरंत वहां पे एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ऐसे पॉइंट को तुरंत इग्नोर ना करिए, तुरंत आके बैठ जाइए। छोटी छोटी जो डेविएशन होगी बच्चा ना, वो बाद में जाके बहुत बड़ी बन जाती है। इसलिए जैसे ही उसमें डेविएशन शुरू हो रहा है तुरंत उसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। ये कंट्रोलिंग का लास्ट स्टेज पॉइंट कहता भी है और ये बताता भी है क्या कि कंट्रोलिंग में टेकिंग करेक्टिव एक्शन करना होगा। आप प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेट करिए, ये देखते रहिए कि भाई बहुत ज्यादा हाई डिफेक्ट रेट निकल के ना आए, बहुत ज्यादा हमारी कंपनी में लो प्रोडक्शन ना आने पाए। ये चीजें मेजरमेंट बच्चा नहीं, इन बच्चों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाई डिफेक्ट रेट ना हो, बहुत लो प्रोडक्शन ना हो, ये चीजों पे तुरंत फोकस करिए। और आपको लग रहा है सर लोअर डिफेक्ट है, छोटा सा डिफेक्ट है, और लग रहा है सर कि बहुत छोटे से गोल हम 1% या 0.5% अचीव नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप उसे इग्नोर कर सकते हो। लेकिन ये भी इग्नोरेंस बार बार ना हो, हर बार ना हो, इसलिए उसको बचा के रखना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो आपका पॉइंट क्या हो गया बच्चा, तो पॉइंट तरीके से क्लियर हो गया। क्या करना होगा, जैसे पूरा प्रॉपर तरीके बच्चा एक रिक्वायर्ड ट्रेनिंग करिए एम्प्लॉयज को प्रॉपर, ये आपके फीडबैक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ये आपके आ जाएगा फीडबैक में। क्या हो, प्रॉपर तरीके से ट्रेन दीजिए एम्प्लॉयज को, ठीक है। रिप्लेस करिए, अगर आपके पास कोई फॉल्टी मशीन या कोई खराब मशीन आपके पास अवेलेबल है उसको हटाइए। एंड मॉडिफाई करिए प्रोडक्शन शेड्यूल को लेकर के जो आपके पोटेंशियल पावर आउटेजेस में आए। आई बात समझ में? तो सबसे पहला जो मेजरमेंट पॉइंट निकल के इस जगह पे आ रहा है उसका नाम क्या होगा कि हमको वहां पे क्या करना हो, कुछ टेकिंग करेक्टिव मेजरमेंट पॉइंट हमें एक्शन लेने होंगे। इज इट क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलो बच्चा। अभी हमारी कहानी यहाँ पे क्या हो गई, खत्म। और आप लोगों के लिए सबसे बड़ा सा हमारे लिए क्या निकल के आ जाता है, एक थैंक यू निकल करके आता है।
ठीक, तो वो थैंक यू तो आता ही रहेगा, लेकिन अब आप बस बात समझिएगा एक चीज बहुत अच्छे तरीके से, आपका बिजनेस स्टडीज के पार्ट ए की सारी जो चैप्टर्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करने वाले हैं, वन शॉट लेकर के आएंगे, जिसमें हर जो 4 ही चैप्टर बचे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट और हमारे बेसिकली कंज्यूमर प्रोडक्शन को लेकर के, उन चारों वीडियो के 4 अलग से वीडियो आपको मिल जाएंगे वन शॉट में। फटाफट अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके स्कूलों में क्या है, अब प्री बोर्ड्स होना शुरू हो गए हैं। तो आपके लिए फिलहाल अगर पार्ट 1 तक पढ़ना होगा, जब तक आपके ये प्री बोर्ड्स मिड दिसंबर तक आएंगे, तब तक हम लोग क्या करेंगे, अपने चारों वीडियो आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। तो जैसे ही आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, ये सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। पुरानी गलतियों से सीखना चाहिए, और कभी कुछ गलतियां अगर हो जाए बच्चा, तो उन गलतियों से कुछ सीखते रहिए कि इन फ्यूचर में वो गलतियां हमारे साथ दोबारा ना होने पाए। और अगर बहुत चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, तो बस उसको, जो बात गई ना, उसको जाने दीजिए। ऐसा नहीं कि उसको लेकर के माथा पीटेंगे या उसको लेकर के बैठेंगे, तब वो चीजें कभी भी आपसे अचीव होने वाली नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जरूरी होगा कि वो आपकी कंपनी के लिए क्या किया जाए, प्रॉपर तरीके से काम किया जा सके। जैसे एक बात कही गई थी ना एग्जाम्पल में, बच्चा, एक बात मुझे अभी एक झटके में याद आ गई, श्री हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई एक बहुत प्यारी पंक्ति कविता है। इसी बात पे निकल के आ गई कि जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया सो डूब गया, वह डूब गया सो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहां मिले, जो छूट गए फिर कहां मिले, पर बोलो टूटे तारों पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। इसलिए बच्चा, इसी पंक्ति के साथ साथ हम लोग इस बात को आपके सामने रखते हैं कि जो बीत गई उसे जाने दीजिए, जो आने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा फोकस हम कर पाएंगे अपने आने वाले फ्यूचर को अच्छा बनाने पर, उतना ज़्यादा हमें क्या होगा, हम सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। और ये श्री हरिवंश राय जी बच्चन जी की जो कविता थी, ये हम लोग को बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेट करती है। इसलिए तब तक आप खूब इस पूरे चैप्टर को, पूरी बुक को पढ़ना लिखना शुरू करिए, खूब अच्छे से एंजॉय करिए, ठीक है, और खूब बढ़िया तरीके से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और खूब बढ़िया तरीके से फैंटास्टिक पढ़ाई करिए। बाकी जो आपको वीडियो से रिलेटेड कोई आपको लगे कि इसमें कुछ हमको कमेंट्स बताने होंगे या कुछ आपको अपने बातें शेयर करनी होगी, तो ऑफकोर्स आपके लिए कमेंट के दरवाजे पूरे खुले हुए हैं। आप बेसिकली उसको क्या करेंगे, आप अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज जो भी होंगे आप उसमें लिखिए। हम लोग उस पर और ज़्यादा अच्छे, हमारी टीम उस पर काम करेगी, फिर आप लोग के लिए और भी बेटरमेंट प्रोग्राम्स लेकर के हम लोग आने वाले हैं, नए आइडियाज लेकर के आने वाले हैं। तब तक बच्चे आप ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।